Every fourth girl is now facing this problem of PCOD. सब बोलते हैं कि periods के टाइम पेन होना नॉर्मल है, टॉलरेट कर लो. The girl keeps on tolerating that pain, but it is not right. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको नेचुरल लेबर्स आ ही नहीं रहे? Starts as painful periods और वो end बहुत कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें बोला जाता है कि या तो बेबी बचेगा या मदर बचेगी. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करके एक प्रॉब्लम होती है जिसमें बेबी का कई बार ब्रेन ही नहीं फॉर्म होता, कई बार स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म नहीं हो रही है. समटाइम्स बिफोर मैरिजेस वुमेन्स आर गेटिंग प्रेग्नेंट, तो उस केस में वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर रहे हैं. सो अनवांटेड प्रेगनेंसी इन एनी केस इज नॉट ओके. सो 20 वीक्स पर आके बेबी इज टोटली फॉर्म्ड, कम्प्लीटली फॉर्म्ड. सो ये स्कैन हमें मिस नहीं करना होता है. कई बार अल्ट्रासाउंड पे देखने में ठीक लगता है बेबी, उसकी फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल ठीक होती है, बट अगर हम ये ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो हमारे को तभी के तभी पता चल जाता है कि द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम सम जेनेटिक प्रॉब्लम. क्यों IVF सेंटर्स आज इतने खुल चुके हैं कि लोगों का नेचुरल प्रोसेस है वो जो नहीं हो पा रहा? सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि एंड अगर हमने लेबर प्रोसेस बहुत ज़्यादा देर कंटिन्यू करने दिया तो मदर का हाई BP की वजह से मदर को कई बार फिट्स आ जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं. सो वो मदर के लिए रिस्की सिचुएशन है. नॉर्मल डिलीवरी आगे जाके उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इन द सेंस कि अगर किसी पेशेंट की 2 या 3 नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, आगे जाके लॉन्ग रन में देर आर हाई चांसेस क्योंकि मसल्स टीयर हो जाते हैं डिलीवरी के प्रोसेस में. कैसे पता लगता है कि ये ट्रांसजेंडर निकलेगा आगे जाके? डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, वेपिंग, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड सप्लीमेंट्स का हमारे फर्टिलिटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है? एक वीमेन को बेस्ट एज क्या है जिसमें वो प्रेग्नेंट हो सकती है? कब हमें IVF की तरफ जाना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को कैसे हम अर्ली एज में डिटेक्ट कर सकते हैं? इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे विद आवर गेस्ट डॉक्टर शिवानी गर्ग, जो कि MD हैं इन गायनोकोलॉजिस्ट में. सो स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट. वेलकम मैम हमारे पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव के स्पेशल एपिसोड में आने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. सो कैसे हैं मैम? आई एम फीलिंग वेरी गुड. ओके, सो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि कैसे आपने इस फील्ड को चूज़ किया कि मेरे को गायनी में ही जाना है. ओके, सो सी आई to start with the story, becoming a doctor, it's a very very long profession. Right. जितना लंबा इसमें तैयारी में लगता है उतना ही लंबा टाइम लगता है to become a very successful and ऐसा डॉक्टर who can connect with the patients, right? So when I started to choose my profession, I belong to a family of doctors. Both my parents are doctors, so inherently जब parents doctors होते हैं then the kids generally don't have much options, right. So genetically भी वो आ जाता है in the bloodstream, and otherwise also it was sort of a अपने आप ही choice हो गया था कि चलो हमें in that field ही जाना है. So I did my MBBS from Delhi. So I did it from Maulana Azad Medical College, which is a very good institute. And then I chose gynae as a profession because my mother is also a gynecologist. Okay. So that was one of the reasons I always saw her working in this field. So वो थोड़ा connected field होता, you feel connected to a particular field because when you see your mother doing that job all over the day. But इसके अलावा there are many other reasons why I chose gynae because in this field you can connect to the women. You can connect to them in many ways. They talk to you, they tell their own personal problems, you can listen to them. So it's a very happy field because right. generally इसमें हम we connect to women when they are at their most happy phase of their life, for example pregnancy. Right. So we get a opportunity to become a part of that journey. So that way it's a very happy field. In general other fields are ऐसी fields होती हैं जहाँ पे patients are very थोड़ा ज़्यादा बीमारी एंड ऑल दैट होता है. इसमें भी इस फील्ड में भी है, देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो गायनी में होती हैं या women फेस करती हैं, बट इन जनरल it's a happy field. So that is why that was one of the reasons I chose gynae. तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या ऐसी गायनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो आप देख रहे हैं कि विमेंस जो आपके पास आ रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? थोड़ा सा चेंज हो गया है पहले से. जैसे जो मे बी हमारे मदर्स के जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स होती थी विमेन में, दे आर नॉट देयर नाउ एंड अलग प्रॉब्लम्स विमेन फेस कर रही हैं. फॉर एग्जांपल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, देन सर्टेन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मोर ऑफ कैंसर्स की तरफ ज़्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं था. सो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो
जो इस जनरेशन की हैं, फॉर एग्जाम्पल PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, विच इज़ नाउ सो कॉमन कि एवरी थर्ड और एवरी फोर्थ गर्ल इज फेसिंग इट, चाहे उसको पता है चाहे उसको नहीं पता है, बट एवरी फोर्थ गर्ल इज नाउ फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ PCOD. देन देर इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें पेनफुल पीरियड्स हो जाते हैं, जो जनरली गर्ल इग्नोर करती रहती है, बिकॉज यू नो इट्स एन इनबिल्ट थिंग. सब बोलते हैं कि पीरियड्स के टाइम पेन होना नॉर्मल है, टॉलरेट कर लो. द गर्ल कीप्स ऑन टॉलरेटिंग दैट पेन, बट इट इज़ नॉट राइट. यू नो वो कुछ ना कुछ डिजीज की तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है. एंडोमेट्रियोसिस इज दैट प्रॉब्लम विच स्टार्ट्स एज पेनफुल पीरियड्स, और वो एंड बहुत ही बुरी तरह एंड करती है. सो यू नो थ्रू योर प्लेटफॉर्म एक मैसेज जो हम विमेन को दे सकते हैं कि डू नॉट इग्नोर योर पेनफुल पीरियड्स, यू नो, बिकॉज इट कैन पॉइंट टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो दैट इज वन प्रॉब्लम विच इज नाउ बिकमिंग सो कॉमन. So that is the thing. Then ovarian cysts हैं, uterine fibroids हैं. So these problems are becoming so big now. ओके. Yes. उसमें ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे बहुत हैवी पेन हो रही है तो वो पेन किलर्स ले लेते हैं, तो वो आगे जाके कितना नुकसान करती हैं, या सेफ है वो लेना? सो पेन किलर्स कुछ हद तक ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि अगर आपको अपने पूरे पीरियड्स की ड्यूरेशन में 1 या 2 पेन किलर्स लेकर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, दैट इज टोटली फाइन, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन इट. बट अगर आपको इतना पेन हो रहा है कि आपको IV पेन किलर्स लगवाने पड़ रहे हैं, या आप अपने काम पे भी नहीं जा पा रहे हो, आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ रही है, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ रही है, देन दैट टाइप ऑफ अ पेन इज नॉट ओके. तो उस टाइप ऑफ पेन को इग्नोर नहीं करना है. उसको ऐसा नहीं मान लेना है कि ये तो पीरियड्स में पेन होता ही होता है, बिकॉज दैट कैन बी अ रीज़न. हो सकता है कि वो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है बच्चेदानी में रसौलियाँ हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो, अंडेदानी में सिस्ट्स हो. सो वो सब चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकता है. सो अगर इतनी पेनफुल पीरियड है सो यू शुड गो टू अ डॉक्टर. एटलीस्ट एक अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर लेना चाहिए. ओके. येस. सो दैट कैन हेल्प अस इन डिटेक्टिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स पहले से. ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको डॉक्टर रुलाने की कोशिश करते हैं? उसके पीछे क्या रीज़न है? सो जब बेबी रोता है सो उसकी फिर लंग्स ओपन होती हैं, बिकॉज जब वो मदर के वूम में होता है दैट टाइम वो आराम से ब्रीथ कर रहा है, वो मदर से सर्कुलेशन ले रहा होता है, ब्लड सप्लाई ले रहा होता है. बट व्हेन द बेबी कम्स आउट इन द वर्ल्ड वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाता है, मदर की सर्कुलेशन से टोटली कट ऑफ. सो उसको रुलाया जाता है ताकि उसके अंदर की लंग्स जो हैं वो ओपन अप हो एंड वो एयर से ब्रीदिंग शुरू कर दे, अपनी न्यू लाइफ की जो स्टार्ट है. सो आई नो इट इज़ बैड, हम उसको वी टेंड टू मेक द बेबी क्राई, बट उसका रोना हमारे लिए यू नो इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अस. अगर बेबी रोता नहीं है तो हमें रोना आता है. सो यू नो इट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट द बेबी क्राइज, सो दैट मीन्स द बेबी इज़ हेल्दी. ओके. कई बार ऐसा भी होता है कि जब बेबी का बर्थ होने वाला होता है या उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें बोला जाता है कि या तो बेबी बचेगा या मदर बचेगी. वो सिचुएशन कब आती है? बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं. जनरली जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं. हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जैसे कि मदर को हाइपरटेंशन हो गई, यानी कि BP बहुत बढ़ गया, या मदर डायबिटिक है, शुगर हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, या कई बार लिवर एंजाइम्स जो लिवर टेस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, और भी कई कंडीशंस ऐसी होती हैं विच आर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज. या फिर बेबी को ही इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, बेबी ओवरवेट है, यू नो मोर देन द एक्सपेक्टेड उसका वेट है, या उसके आसपास जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा है. सो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें हमें लगता है कि ईदर मदर और द बेबी सर्वाइव्स, बट मोर और लेस यू नो दिस इज a filmy dialogue rather than a reality, because in general we try and ऐसी सिचुएशंस कम ही होती हैं जिसमें हमारे को एक को चूज़ करना होता है. जनरली वी डोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग कि या मदर होगी या बेबी सेव होगा, बिकॉज नाउ यू नो अल्ट्रासाउंड्स इतने अच्छे हैं, ब्लड टेस्ट इतने अच्छे हैं कि हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स का पहले से पता चल जाता है. वो पुरानी बातें थी व्हेन यू नो ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड्स वर नॉट देयर. सो एकदम एंड पे जाके पता चलता था कि अब ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो एट दैट टाइम इट वॉज डिफिकल्ट टू सेव either the mother or the baby. Plus now even for the baby अच्छे ICUs, अच्छे neonatal units, ventilators, you know, nurseries, good pediatrics, अगर वो सारा सेटअप होता है तो इवन बेबी केयर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. सो इन जनरल अभी तक मेरी प्रैक्टिस में टचवुड दिस हैज़ नेवर बीन अ सिचुएशन वेयर मुझे रिलेटिव को जाकर या हस्बैंड को जाकर ये बताना पड़े कि वी हैव टू चूज़ वन ऑफ द टू. सो मोस्टली नाउ यू नो मोस्ट ऑफ द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कैन बी मैनेज्ड, प्रोवाइडेड हम एक ऐसे सेंटर पे जाते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें हमारे पास यू नो वी आर वेल इक्विप्ड. अगर हम स्मॉलर सेंटर्स पे जा रहे हैं वहाँ पे डिफिकल्ट हो सकती है अगर हमारी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है. सो शुरू में ही पता चल जाता है, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं, उन्हीं में पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है या हाई रिस्क की तरफ जा रही है. सो व्हेन अ प्रेगनेंसी इज बिकमिंग हाई रिस्क, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हमारी डिलीवरी वहीं पर हो जहाँ पे सारी चीज़ों की इक्विपमेंट
ऑन प्लेस है, रादर देन रनिंग एट द लास्ट मोमेंट. इट्स बेटर कि हम वहीं पे ही जाएं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. अब एक प्रेगनेंसी को टोटल 9 मंथ की प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं. तो तीनों ट्राइमेस्टर्स में बेबी की डेवलपमेंट जो होती है वो कैसे होती है और किस ट्राइमेस्टर में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सो येस, पूरी प्रेगनेंसी को राइटफुली सेड 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया जाता है. हर ट्राइमेस्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर ट्राइमेस्टर के अपने प्रिकॉशंस हैं, हर ट्राइमेस्टर के अपने डूज एंड डोंट्स हैं, डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रिकॉशंस हैं. सो ईच ट्राइमेस्टर इज इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं हम बोल सकते कि एक ट्राइमेस्टर दूसरे ट्राइमेस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अगर हम शुरू करते हैं, दैट इज़ द टाइम व्हेन द बेबी इज़ फॉर्मिंग. उसकी फॉर्मेशन हो रही है, उसकी छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट होते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टाइम, क्योंकि प्रेगनेंसी अभी स्टार्ट हो रही है. जैसे हम पेशेंट को समझाते हैं तो प्रेगनेंसी चिपकनी शुरू होती है टू द यूट्रस. सो अगर हम इस टाइम पे कॉशियस नहीं है, सो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि देर कैन बी अबॉर्शंस. सो इसलिए इस टाइम पे जो प्रिकॉशंस यूज़ करने चाहिए उसमें है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं की आपने, कैलकुलेटेड वे में आपने खाना खाया, एंड यू आर नॉट डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच कैन कॉज अ हार्म टू द प्रेगनेंसी. सो ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं है कि आपको बेड रेस्ट करनी है. आफ्टर यू टॉक टू योर डॉक्टर, योर गायनेकोलॉजिस्ट, अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप कुछ हद तक फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, डेफिनेटली डू इट. बट जितना हम प्रिकॉशन ले सकते हैं इन द फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, इट्स ऑलवेज बेटर. एंड प्रॉपर मेडिकेशंस लेना, राइट टाइम पे अल्ट्रासाउंड्स कराना. ठीक है, सो देर आर मेनी स्टेप्स इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली बेबी इतना बन जाता है कि उसके बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं. एंड बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर वी कैन ऑलमोस्ट सी पूरा बेबी के सारे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं. कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर में फॉर्म होते हैं. सो सेकंड ट्राइमेस्टर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी. वाई? बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली पेशेंट को बहुत सारी नोजिया, वॉमिटिंग, डाइटरी प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, पेशेंट खा नहीं पाता. बट सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही पेशेंट मूव करता है, वो उसको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, बिकॉज नोजिया, वॉमिटिंग एक तो चला जाता है, प्लस द मदर स्टार्ट्स टू फील द बेबी बम्प आना शुरू हो जाता है, बेबी मूवमेंट्स फील होनी शुरू हो जाती हैं, देन द मदर फील्स कनेक्टेड टू द बेबी. सो वो टाइम एक ऐसा होता है कि व्हेन हमारे काफ़ी रिस्क ऑफ अबॉर्शन भी खत्म हो जाते हैं, मदर बिकम्स रियली कनेक्टेड टू द बेबी, प्लस हमारी जो हॉस्पिटल विजिट्स भी हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैन जो होता है प्रेगनेंसी का, विच इज़ कॉल्ड एज द लेवल 2 स्कैन, वो इस टाइम पे होता है इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो 20 वीक्स पे किया जाता है. सो 20 वीक्स पर आके बेबी इज़ टोटली फॉर्म्ड, कम्प्लीटली फॉर्म्ड. सो ये स्कैन हमें मिस नहीं करना होता है, बिकॉज अगर ये स्कैन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, वी कैन सी के कैसे हमें उसको मैनेज करना है. बट इफ दिस स्कैन इज मिस्ड एंड हमें कोई प्रॉब्लम बाद में पता चलती है, देन दैट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन. सो इसलिए ये वाले स्कैन पे सही जगह से स्कैन होना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो देन इवन द ट्रैवल प्रिकॉशंस बिकम वेरी relaxed. Patient can आराम से a mother can move around provided your doctor says you can. So इसलिए second trimester एक ऐसा time है which is a very enjoyable time for the mother in general. मूविंग टू द थर्ड ट्राइमेस्टर, बेबी का वेट जैसे इंक्रीज हो जाता है, बेबी बम्प इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा मदर के लिए बिकम्स डिफिकल्ट इन वॉकिंग अराउंड, लाइंग, सोना मुश्किल हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा खाने की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है. वी हैव टू इंक्रीज अ प्रोटीन इनटेक. अल्ट्रासाउंड्स डेफिनेटली हमें करवाते रहना होता है ड्यूरिंग दिस टाइम. एंड थोड़े ट्रैवल प्रिकॉशंस ज़्यादा होते हैं. वी जनरली डोंट आस्क आवर पेशेंट्स टू ट्रैवल आफ्टर 32 वीक्स, मतलब 8th मंथ के ऑनवर्ड्स ट्रैवल जो होता है वो हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कह देते हैं, बिकॉज उस टाइम के बाद कभी भी लेबर शुरू हो सकता है. सो ईच ट्राइमेस्टर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, अपनी खुद प्रिकॉशंस हैं. एवरी ट्राइमेस्टर हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले. लास्ट का जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें बेबी मैक्सिमम वेट गेन करता है. सो जनरली द बेबी जब वो एंड तक पहुंचती है प्रेगनेंसी, तो समवेयर अराउंड 2.5 to 3 kg जो इंडियन मदर्स में जो बेबी वेट होता है, जनरली अराउंड दिस मच, इतने वेट तक पहुंच जाता है. द प्रेगनेंसी इज गोइंग इन अ हेल्दी डायरेक्शन. आज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो रहा है कि लड़कियों को नेचुरल लेबर पेन आ ही नहीं रहे हैं, तो डॉक्टर्स पहले ही उनको कोई ना कोई वो दे देते हैं, मेडिसिन देने के बोलते हैं ये ऑयल आप ले लो एंड सुबह आ जाओ एंड उसके बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उनको नेचुरल लेबर्स आ ही नहीं रहे? यस, सो ये आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया. एक्चुअली दिस इज हैपनिंग डे इन डे आउट. हम ये देख रहे हैं क्यों हो रहा है, बिकॉज द वेरी रीजन टू इट इज़ दैट द फिजिकल एक्टिविटी has stopped, right. मतलब like I keep on saying this thing, sitting has become the new smoking. हम पहले स्मोकिंग से डरते थे, स्मोकिंग की वजह से डिजीजेस से प्रॉब्लम आती थी, बट नाउ सिटिंग हैज़ बिकम सच अ बिग प्रॉब्लम. सेडेंटरी लाइफस्टाइल इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि उसकी वजह से आगे बहुत प्रॉब्लम्स हम देखने को वी आर सीइंग इट एवरी डे. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. प्रेगनेंसी का जो एंड है, डिलीवरी,
वी कांट एक्सपेक्टेड कि सडनली डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है. सो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. शुरू से फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम ये सोचते हैं कि हम लास्ट के 1-2 हफ्ते में एक्सरसाइजेस करेंगे, वॉकिंग करेंगे और सडनली यू नो लेबर पेन्स अपने आप से शुरू हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. एंड देन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यू नो डॉक्टर ऑल्सो कि नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है. सो वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. शुरू से ही प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो जो पेशेंट्स मैंने मतलब दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि जो पेशेंट्स शुरू से एक्टिव है, दे आर डूइंग ऑल देयर वर्क देमसेल्व्स, ठीक है. दे आर ट्रैवलिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग एट होम ऑल्सो. सो दे टेंड to have more chances of delivery at the end rather than somebody जो नहीं ज़्यादा वर्क कर रहा या ज़्यादा रेस्ट कर रहा है. सो अदरवाइज उनको फिर थोड़ा मुश्किल होता है, फिर अपने आप से लेबर पेन्स नहीं शुरू होती, फिर हमें इंड्यूस करनी पड़ती हैं पेन्स. एंड इन जनरल यू नो आर्टिफिशियल पेन्स का जो रिजल्ट होता है इन टू अ डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अगर खुद से लेबर पेन्स शुरू हो. सो अपनी स्पॉन्टेनियस लेबर पेन्स शुरू होना इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ बेटर थिंग टू डू. सो दैट इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू से ही थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना ही नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं एट द एंड. स्कैन्स में ये पता लगता है कि बच्चा हेल्दी है या एबनॉर्मल है. कैसे एक एबनॉर्मल चाइल्ड जो है वो पैदा होता है, तो उसके क्या उसी में टेस्ट पता लग जाते हैं या अलग से कोई टेस्ट होते हैं? शुरू से ही काफ़ी हद तक पता चल जाता है. सो जैसे हमारी जो अभी मेडिकल फील्ड है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है. सो इफ़ वी सी 10-12 ईयर्स और 15 ईयर्स बैक शायद तब इतने एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड या एडवांस ब्लड टेस्ट्स नहीं थे. बट राइट नाउ जैसे मैंने आपको बताया हर ट्राइमेस्टर में हम एक अल्ट्रासाउंड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें हम बेबी की ग्रोथ, बेबी का स्ट्रक्चर, वो कैसे बन रहा है, उसकी फिजिकल ग्रोथ कैसी है वो देखते रहते हैं. बट एट द सेम टाइम देर आर सर्टन ब्लड टेस्ट ऑल्सो. जैसे डुअल मार्कर एक ब्लड टेस्ट होता है, क्वाड्रपल मार्कर ब्लड टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है जिसको NIPT कहते हैं, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट. सो ये टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो बेबी की मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं कि वो कोई ऐसी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ तो नहीं यू नो बर्थ ले रहा. फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. डाउन सिंड्रोम में बेबी मेंटली रिटार्डेड होता है, उसको क्रोमोसोमल प्रॉब्लम या जेनेटिक प्रॉब्लम होती है. सो ऐसे जो कंडीशंस होती हैं कई बार अल्ट्रासाउंड पे देखने में ठीक लगता है बेबी, उसकी फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल ठीक होती है. बट अगर हम ये ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं तो हमारे को तभी के तभी पता चल जाता है कि द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम सम जेनेटिक प्रॉब्लम. एंड द स्टेप अगर हमें जो ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू हम नहीं करने देते बिकॉज द बेबी इज नॉट गुड, द बेबी इज एबनॉर्मल इन दैट वे. सो अगर वो हमें टाइमली पता चल जाता है तो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ यू नो जो पेरेंट्स को गो थ्रू करना पड़ता है अगर हमें एंड में पता चलता है यू नो कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है. सो उससे मच बेटर है कि हमारे को पहले डिटेक्शन हो जाए. सो डुअल मार्कर जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे कराया जाता है. एंड NIPT एक बहुत अच्छा टेस्ट है. ऑलमोस्ट 99.9% हमें पता चल जाता है कि बेबी को ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है. सो काफ़ी हद तक आई वुड से 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स हमें बाय अल्ट्रासाउंड्स एंड ब्लड टेस्ट एंड दीज टेस्ट जो मैंने आपको मेंशन किया उससे पता चल जाता है. बट ऑफ कोर्स यू नो देर आर सर्टन थिंग्स जो हम नहीं देख सकते हैं. वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. सर्टन थिंग्स हमें बेबी के बर्थ के बाद ही पता चलती हैं, ठीक है. सो वो थिंग्स हैं बट दे आर वेरी लेस इन नंबर. मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम पता चल जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. अब अगर मदर और फादर दोनों थैलेसीमिया है तो उसमें चांसेस होते हैं कि बच्चा एबनॉर्मल होगा? हाँ, काफ़ी चांसेस होते हैं. अगर दोनों ही बीटा थैलेसीमिया ट्रेट हैं, दो तरह का थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया माइनर एंड बीटा थैलेसीमिया मेजर. सो अगर मदर भी बीटा थैलेसीमिया माइनर है, मदर विल नेवर गेट टू नो इन हर लाइफ कि उसको बीटा थैलेसीमिया माइनर है. लाइक वी डोंट गेट टू नो बिकॉज इसका सिर्फ एक ही सिम्टम होता है कि थोड़ा सा HB कम होता है. सो कई बार हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि HB 9-10 ग्राम के आसपास है तो नहीं पता चलता. सो एक टेस्ट होता है जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, उसके थ्रू ही पता चलता है कि बीटा थैलेसीमिया है या नहीं है. एंड इट्स अ वेरी कॉमन फाइंडिंग यू नो. जब हम एक प्रेग्नेंट पेशेंट को फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं उसको हम ये टेस्ट एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग ये टेस्ट एडवाइस करते हैं. एंड बीटा थैलेसीमिया ट्रेट हमें तब पता चलता है. पेशेंट को थ्रू आउट हर यू नो लाइफ 30 ईयर्स तक नहीं पता एंड सडनली शी गेट्स टू नो. एंड अगर उसका देन वी इफ शी इज़ बीटा थैलेसीमिया ट्रेट फिर हम उसके हस्बैंड का टेस्ट कराते हैं. एंड इफ द हस्बैंड ऑल्सो कम्स आउट एज बीटा थैलेसीमिया ट्रेट देन देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस ट्रेट एंड ट्रेट दोनों का मिक्स होकर यू नो बीटा थैलेसीमिया माइनर जब ऐड होता है तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि मेजर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है. सो उन केसेस में फिर ऐसे कंडीशंस में देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर अदर थिंग्स. हमें फिर IVF की हेल्प लेनी पड़ती है बिकॉज नेचुरल प्रेगनेंसीज में नॉर्मल बेबी होने के चांसेस ज़रूर हैं. यू नो देर आर 25% चांसेस कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल हो. बट देन वो ट्रायल एंड एरर है
ठीक है, हमें हर प्रेगनेंसी लेकर उसको चेक करना पड़ेगा कि उसमें बीटा थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है, बिकॉज बीटा थैलेसीमिया मेजर इज़ नॉट कंपैटिबल विद लाइफ. उसको बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती हैं एंड बहुत डिफिकल्ट होता है आगे बेबी को सर्वाइव कराना. तो इसका भी टेस्ट होता है जिससे पहले पता चल जाता है. यस, सो एवरीबडी, जैसे हमें अपना ब्लड ग्रुप पता है, हमें ये पता होना चाहिए कि आपको बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है या नहीं है. सो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज़ अ वेरी वेरी इजीली अवेलेबल टेस्ट. हम अपने आप भी करा सकते हैं, तो इससे हमें इतना इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि हमारा खुद का बीटा थैलेसीमिया ट्रेट है कि नहीं है. सो एटलीस्ट वी कैन सी आवर पार्टनर ऑल्सो दैट वे, एंड हम डायरेक्शन में जाकर अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं, रादर देन अस फाइंडिंग इट आउट लेटर ऑन. प्रेगनेंसी में आप सोचो कि हम कंसीव कर चुके हैं, तब पता चल रहा है कि मदर भी बीटा थैलेसीमिया ट्रेट एंड फादर भी, एंड देन हम प्रेगनेंसी में देन वी आर गेटिंग वरिड सडनली कि अब हम क्या करें. सो दैट इज़ अ वेरी इमोशनल सिचुएशन कि देन हम हाफ वे थ्रू प्रेगनेंसी हैं तब सारी डिटेक्शन शुरू हो रही है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम हेयर कम्स द रोल ऑफ प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग या प्री प्रेगनेंसी टेस्टिंग. सो जनरली जो मेरे पास जैसे एडोलेसेंट पेशेंट्स आते हैं, जो यंग पेशेंट्स आते हैं, सो आई ऑलवेज टेल देम कि अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3-4 मंथ्स पहले एटलीस्ट गो टू अ डॉक्टर, विजिट अ डॉक्टर, कुछ बेसिक टेस्ट करवाओ, अपने BP चेक करवाओ, शुगर्स चेक करवाओ, थायराइड चेक करवाओ, ब्लड ग्रुप हो गया, एज आई टोल्ड यू HB इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया. ये बेसिक चीज़ें शुरू करवाओ, अपनी टेस्ट करके देख लो कि इज़ योर बॉडी ओके कि कंसीव करने के बाद कोई हम ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं फेस करेंगे जो हम रोक सकते थे, विच वी कुड हैव प्रिवेंटेड. So that is very important. So this is a very important thing, pre-pregnancy counseling, which we generally do 3 months prior. Folic acid का intake होता है, जैसे there is a very important medicine folic acid. वो हम generally we want कि patients 3 months पहले से शुरू कर दें pregnancy conceive करने से. So उससे काफ़ी हद तक baby की जो abnormalities हैं, neural tube defects करके एक problem होती है जिसमें baby का कई बारी brain ही नहीं form होता, कई बारी spinal cord form नहीं हो रही है. So ये ऐसे major defects जो हैं हम सिर्फ एक छोटी सी medicine के intake से prevent कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये नॉलेज हो. कई बारी आपने देखा होगा कि पेशेंट्स इवन हॉस्पिटल तक भी नहीं जाते हैं. आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मदर्स जनरली से कि इतने क्यों टेस्ट करा रहे हो, हमारे टाइम तो कभी कोई टेस्ट होते ही नहीं थे. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेइंग, पीपल डू दैट. तब शायद हाँ मे बी प्रॉब्लम्स कम होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी तो डिटेक्ट नहीं होती थी, बहुत लेटर ऑन जाके डिटेक्ट होती थी. सो दोज थिंग्स वर ओके दैट टाइम. बट इस टाइम पर एक तो वैसी प्रॉब्लम्स का नंबर इतना इंक्रीज हो चुका है, एंड देन वी कांट हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक मेडिसिन को स्किप किए बिना अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें. सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस थिंग कि हमें अपनी मेडिसिन लेनी है प्रेगनेंसी में, अल्ट्रासाउंड्स करवाने हैं, रेगुलर विजिट्स लेनी है टू अ डॉक्टर. तो एबनॉर्मेलिटी का जो केस होता है और जो ट्रांसजेंडर्स का केस होता है वो सिमिलर होते हैं, वो अलग होते हैं कि कैसे पता लगता है कि ये ट्रांसजेंडर निकलेगा आगे जाके? टोटली डिफरेंट है. ठीक है, एबनॉर्मल बेबी कई वे में एबनॉर्मल हो सकता है. द बेबी कैन बी एबनॉर्मल इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको बताया उसके कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट फॉर्म्ड नहीं है, वो दैट इज ऑल्सो एबनॉर्मल. कई बार होता है कि इंटरनली उसका स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हार्ट की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई, लंग्स की फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुई, कुछ पर्टिकुलर इंटरनल बॉडी पार्ट वॉज मिसिंग. फिर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ठीक है एबनॉर्मेलिटी है, बट इट्स नॉट ऐसी एबनॉर्मेलिटी जहाँ पे बेबी को कोई आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी. फॉर एग्जाम्पल पॉलीडेक्टाइली होना, फिंगर्स ज़्यादा होना, जैसे सो दैट इज़ ओके, वो हम एबनॉर्मेलिटी में नहीं काउंट करेंगे, दैट इज़ लाइक अ वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल. सो वो चीज़ बिल्कुल ठीक है. बट एज यू सेइंग ट्रांसजेंडर्स कई बारी जब बेबी बर्थ लेता है उसके हम जेनिटल्स देखते हैं, ठीक है, लोअर पार्ट देखते हैं कि उसमें एग्जैक्टली वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, या देर इज सम प्रॉब्लम विद द फॉर्मेशन ऑफ द जेनिटल्स. सो वहाँ से हमें काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि उसको हम एम्बिगुअस जेनिटेलिया कहते हैं कि इट्स नॉट नॉर्मल. एंड तब हमारी डिटेक्शन शुरू होती है कि अगर वो एम्बिगुअस जेनिटेलिया है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, इंटरनली वो कैसा है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे फॉर्म हुए हैं, वो एक बॉय के फॉर्म हुए हैं या गर्ल के फॉर्म हुए हैं, और देर इज सम organ which is missing also. So उसमें फिर there are many categories to it, and there are also certain areas जहाँ पे बाहर का genitalia ठीक होता है, but still internal genitalia is not okay. So कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को बेबी के बर्थ पे तो हमें लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बट जैसे जैसे अ बॉय और अ गर्ल इज़ ग्रोइंग, वो अपने प्यूबर्टी में जाता है, तो प्यूबर्टी में जाके कई बारी पता चलती है कि नो समथिंग इज़ नॉट राइट, समथिंग इज़ एबनॉर्मल, फिर तब डिटेक्शन शुरू होती है. सो देर इज़ अब कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने टेस्ट करवाएं, ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट टू इट. बट हाँ ऐसा है कि कुछ हद तक हमें चीज़ें बेबी के बर्थ पे
मेजर चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है. बट वी कांट कीप ऑन डूइंग अ लॉट ऑफ टेस्ट टू द बेबी ऑल्सो कि हमारे को पहले से सब इन्फॉर्मेशन मिल जाए. कुछ चीज़ें हमें विद टाइम ही जैसे जैसे बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे पता चलती रहती हैं. सो दैट इज़ अ थिंग. सो बेबी का बर्थ, उसकी बर्थ के ऊपर एनालिसिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसके सारे टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड उस टाइम पे अच्छे से कंडक्ट हो जाए. बट ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, अगर आप ये सोचते हो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें पता चल जाए कि द बेबी इज ट्रांसजेंडर और कैसा एवरीथिंग इज ओके, सो दैट कांट बी सीन बिकॉज वैसे भी द सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट अलाउड एंड समटाइम्स एम्बिगुअस जेनिटेलिया जो होता है वो कई बार पता भी नहीं चलता. सो दैट हैपन्स ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, दैट डिटेक्शन. क्यों IVF सेंटर्स आज इतने खुल चुके हैं कि लोगों का नेचुरल प्रोसेस है वो जो नहीं हो पा रहा? IVF सेंटर्स इसलिए ज़्यादा खुल गए हैं बिकॉज इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ गई है, ठीक है. इनफर्टिलिटी होता क्या है कि अगर आपकी जैसे आपने 1 ईयर प्रॉपर ट्राई किया, यू आर वांटिंग अ प्रेगनेंसी, बट 1 ईयर की ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सो देन यू कॉल इट एज इनफर्टिलिटी. फिर हमारी सारी इवेल्युएशन शुरू होती है कि अब क्या रीज़न है इनफर्टिलिटी का. सो अब IVF सेंटर्स इसीलिए ओपन हुए हैं बिकॉज द इनफर्टिलिटी has risen so much. Almost एक epidemic ही हो चुका है कि it's sad to say but every 4th 5th couple is now facing infertility. Right. So उसके multiple reasons हैं. So one of the biggest reason is कि जो marriageable age है that is shifted. पहले marriage हो जाती थी in 20s. Right. Now marriage at least goes up till early 30s में मैरिज प्लान होती है. एंड जनरली द कपल्स हैव दिस नोशन कि हमें कुछ ईयर्स वी डोंट वांट टू कंसीव. देन द कंसेप्शन जो होती है, प्रेगनेंसी की प्लानिंग शुरू होती है व्हेन द मदर एंड द फादर दे समवेयर कम अराउंड 34-35. सो दिस इज अ जनरल शिफ्ट. 10 साल का शिफ्ट हो गया है. जो हम 24-25 ईयर्स पे होती है हमारी फर्टिलिटी, वो 34-35 पे फर्टिलिटी नहीं होती है. सो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन यही है कि हमारी शिफ्ट ऑफ एज हो गई है. सो हम फिर देन वी कांट एक्सपेक्ट कि हमारी कंसेप्शंस ईजिली हो जाएं बिकॉज जैसे जैसे एजिंग होती है, स्पेसिफिकली जो फीमेल बॉडी की एजिंग होती है, वैसे वैसे फर्टिलिटी डिक्लाइन करती रहती है, कम होती रहती है. ईच ईयर फर्टिलिटी कम होती रहती है. एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी शॉकिंग टू सी नाउ दैट मीनोपॉज होता है जिसमें कहते हैं कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं. सो अब मीनोपॉज जनरली होता है समवेयर अराउंड 40-45 ईयर्स, बट नाउ इट्स वेरी सैड टू सी दैट मीनोपॉज अब होना शुरू हो गया है 35-40 ईयर्स. सो शिफ्ट हो गया, दैट टाइम इज शिफ्टेड. क्यों चेंज हो गया? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल बदल गया. लाइफस्टाइल इन द सेंस कि एज आई टोल्ड यू सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एग की क्वालिटीज़ जल्दी खत्म हो रही हैं. देन खाना पीना हम जो खा रहे हैं, वी आर थोड़ा सा जंक ईटिंग या वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है हमारे खाने पीने में, दैट हैज़ इंक्रीज्ड. स्मोकिंग, अल्कोहल, दैट टाइप ऑफ थिंग्स हैव इंक्रीज्ड इन आवर यूथ एंड इन दिस एज ग्रुप पर्टिकुलरली. सो वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टू ऑल ऑफ दिस कि एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी कम हो रही है. So that is why this is a major reason why infertility is rising. Of course there are many other reasons, जैसे मैंने आपको बताया कि रसौलियाँ जो हैं, ओवेरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, वो भी बढ़ गई हैं. That are another reason. सो मल्टीपल रीजन्स टू इट, बट बेसिक अगर मैं आपको बोलूँगी कि पहले क्यों नहीं था और अब क्यों है इनफर्टिलिटी, दैट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल चेंज, नंबर 1. एंड सेकेंडली देर इज़ अ शिफ्ट इन द एज ऑफ मैरिज एंड प्रेगनेंसी प्लानिंग. सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट इज़ हैपनिंग. सो आई थिंक मुझे लगता है कि अ रीजनेबल एज वेयर अ पर्सन शुड स्टार्ट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी समवेयर अराउंड 30, बिकॉज 30 ईयर्स पे हमारी फर्टिलिटी जो है दैट इज़ वेरी गुड एंड तब प्रेगनेंसी लेना काफ़ी ईजी होता है as compared to if you start doing it at 35 years or later than that. मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं वो मेल में है या फीमेल में है? सो जनरल कंसेप्शन सोसाइटी की है कि फीमेल इज अ कल्प्रेट, फीमेल को इनफर्टिलिटी है. एंड इट्स अ वेरी कॉमन सिचुएशन इन द OPD वेयर मदर द कपल विल कम विद द मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, एंड इफ वी टेल देम कि नहीं हस्बैंड को भी टेस्ट कराना है, दे विल से हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले चेक द फीमेल पार्टनर. बट इट इज एक्चुअली शॉकिंग टू सी दैट 50% फीमेल रीजंस हैं, 50% ही मेल रीजंस हैं. बोथ ऑफ देम इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी. इट्स नॉट लाइक दैट वन इज मोर देन द अदर. सो हमें दोनों को पैरेलल वे में इवेलुएट करना इंपॉर्टेंट है. दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कॉजिंग इनफर्टिलिटी. एंड दैट इज़ वाई IVF के रीजंस बढ़ गए हैं, बिकॉज इनफर्टिलिटी कई बार ऐसा होता है कि मेल और फीमेल को दोनों को साथ में चल रही है, मतलब बोथ इन अ कपल आर फेसिंग कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है.
सो IVF का क्या प्रोसीजर क्या होता है कि कैसे एक IVF बच्चा जो है वो एक जन्म लेता है? IVF के लिए पहले हमारे को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा पेशेंट IVF के लिए जाएगा। सब पेशेंट्स को IVF की ज़रूरत नहीं होती है। नॉट ऑल इनफर्टिलिटी पेशेंट्स नीड IVF। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कई बारी उनको अगर हम सिंपल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि व्हाट आर द टाइमिंग जब आपको कंसीव करना चाहिए, वी स्टार्ट सर्टन बेसिक मेडिसिन, कई बारी प्रेगनेंसीज उसी में कंसीव हो जाती हैं। देन देर आर मैनी अदर वेज जिससे प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। IVF इज़ वन ऑफ द वे। सो कई बारी पेशेंट्स दे हैव दिस इम्प्रेशन कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेने के लिए तो वी विल बी सजेस्टेड IVF ओनली, विच इज़ नॉट राइट। सो मल्टीपल वेज हैं। IVF उनमें से सिर्फ एक टेक्निक है। अगर हमें देखो चूज करना ही पड़ता है कि देर इज़ नो अदर वे, यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स IVF। सो उसके साथ काफ़ी मिथ्स एसोसिएटेड हैं IVF के साथ। पेशेंट्स आर नॉट वेरी ओपन टू द प्रोसेस ऑफ IVF। सो IVF इज़ नॉट बैड। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू कि IVF गलत नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। बट लाइक इफ़ यू कंपेयर कि आपकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट इन जनरल हो रही है, जहाँ पे आप मेडिसिन ले रहे हो, ब्लड टेस्ट करवा रहे हो, उसकी कॉस्ट एज कम्पेयर टू अगर आपको IVF का कंपेयर करना है, सो इट इज़ नॉट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो कॉस्ट से लोग का इंप्रेशन होता है कि हमें IVF की तरफ नहीं जाना है। सो दैट इज़ नॉट द थिंग। सो इन इंडिया अगर हम देखें IVF का अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो दैट वन साइकिल जनरली कॉस्ट समवेयर अराउंड 1.5 to 2 lakhs वन साइकिल। सो जनरली फर्स्ट साइकिल में प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। देर आर अराउंड 30 to 35% चांसेस। 100% IVF में भी नहीं है। देर इज़ नथिंग 100% इन साइंस, बट देर इज़ अ रीजनेबल चांस इन IVF। और IVF के प्रोसेस के लिए जैसे इफ़ यू गो टू एन IVF सेंटर, वहाँ पे द प्रोसेस स्टार्ट्स ऑन द सेकेंड डे ऑफ साइकिल। सेकेंड डे ऑफ साइकिल पे कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, देन कुछ इंजेक्शंस शुरू किए जाते हैं जिससे एग्स या ओवरी को स्टिमुलेशन मिलती है। सो एटलीस्ट हमारा टारगेट होता है कि हम एटलीस्ट 15 to 16 एग्स स्टिमुलेट करें। सो जनरली एक साइकिल में एक ही एग स्टिमुलेट होता है। हम IVF में हाइपर स्टिमुलेट कर रहे हैं। एक ओवरी को बोल रहे हैं कि एक ही टाइम पे 15 to 16 एग्स बनाओ। सो वो जो प्रोसेस होता है सेकेंड डे ऑफ पीरियड से शुरू होकर 14th डे ऑफ पीरियड तक जनरली चलता है। वो 10 डेज जो होते हैं, 10 to 12 डेज पीरियड के सेकेंड डे से शुरू होकर उसमें इंजेक्शंस लगते हैं। एंड हो सकता है 1 या 2 दिन छोड़ के हमें अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल में जाना हो। ये जो इंजेक्शंस हैं दीज आर हार्मोन इंजेक्शंस विच आर वेरी सेफ। थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स जनरली होते हैं मेडिसिन के, बट दे आर नॉट मैनी साइड इफेक्ट्स। सो वो मेडिसिन फिर इतना भी होता है कि हम पेशेंट्स को सिखा देते हैं दे कैन टेक इट एट द होम ऑल्सो। जैसे इंसुलिन का पेन होता है, जैसे उसमें से इंजेक्शन लगता है, इन द सिमिलर मैनर इंजेक्शंस कैन बी गिवन विद द हेल्प ऑफ पेन। सो पेशेंट्स अपने आप घर पे ले सकते हैं। एंड अल्ट्रासाउंड के लिए उनको हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है। एंड 14th डे पे जब हमारे को लगता है कि नंबर ऑफ एग्स आर प्रॉपरली फॉर्म्ड, देन वी टेक इट आउट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसीजर कॉल्ड एज एग रिट्रीवल। ठीक है। सो एग रिट्रीव करके हस्बैंड के स्पर्म के साथ उसको फ्यूज करके वी मेक एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है, अगर 14-15 एग्स बनते हैं तो एम्ब्रियो जो बनता है वो समवेयर अराउंड 5 to 6 एम्ब्रियोज बनते हैं। उनमें से जनरली 2 or 3 एम्ब्रियोज आर put inside the uterus of the patient in the next cycle. So there are high chances कि उसमें pregnancy conceive हो जाए, but sometimes we have to repeat another cycle to it. एक नॉर्मल डिलीवरी और एक C-सेक्शन वाली डिलीवरी में क्या डिफरेंस आता है? नॉर्मल डिलीवरी सो उसका नाम नॉर्मल है, बट सिजेरियन अब नॉर्मल नहीं है, राइट। सो दोनों वेज हैं डिलीवरी के। एंड नॉर्मल डिलीवरी में जनरली लेबर का प्रोसेस होता है एंड देन द वुमेन पुशेस द बेबी आउट। सो उसमें रिकवरी, जो उसके एडवांटेजेस हैं नॉर्मल डिलीवरी के, डेफिनेटली उसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है। सो विद इन अ डे द वुमेन कैन स्टार्ट टू मूवमेंट शुरू हो जाती है और लाइफ काफ़ी ईजी होती है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। बट सिजेरियन में रिकवरी डेफिनेटली टेक्स अ लिटिल लॉन्गर टाइम, 5 या 7 दिन लगते हैं। बट उसके बाद अगर हम ये देखें कि ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म कोई ज़्यादा फर्क होता है तो देन जनरली कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सो नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियंस दैट वे आर ओके। हमें उस टाइम पे चूज़ करना होता है विच इज़ बेटर फॉर द पेशेंट एंड द बेबी। दोनों के लिए जो सेफ है वो हम देन वी प्रेफर डूइंग दैट। नॉर्मल डिलीवरी आगे जाके उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इन द सेंस कि अगर किसी पेशेंट की 2 या 3 नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, आगे जाके लॉन्ग रन में देर आर हाई चांसेस, क्योंकि मसल्स टीयर हो जाते हैं डिलीवरी के प्रोसेस में। सो उसमें आगे जाके देर आर चांसेस ऑफ प्रोलैप्स। आपने अगर सुना होगा कि कई बारी बच्चेदानी बाहर की तरफ आ जाती है, तो उसको वेजाइनल प्रोलैप्स या यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं, जिसमें यूट्रस बाहर आ जाती है। सो वो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा कॉमनली होती है एज कम्पेयर टू सिजेरियंस।
बट सिजेरियंस का अगर आगे जाके देखें तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इन अ विमेंस लाइफ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सिजेरियन में बैक पे टीका लगता है तो बैक पेन होती है, बट वो सिजेरियन की वजह से बैक पेन नहीं है। जनरली क्या होता है कि ना ही वो इंजेक्शन की वजह से है, बिकॉज आजकल जो इंजेक्शन होते हैं दे आर वेरी फाइन नीडल्स। वो पुराने जैसे ज़माने में जो थोड़ी मोटी नीडल से लगाते थे, अभी वो नहीं होता है, इट्स अ वेरी वेरी फाइन नीडल। सो उसकी वजह से बैक पेन्स नहीं होती हैं। बैक पेन्स क्यों होती हैं जनरली टू द विमेन आफ्टर डिलीवरी? वो होती है बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर। जब वो फीड कर रही है, जनरली द विमेन टेंड्स टू बेंड अ लिटिल वाइल फीडिंग द बेबी, उस टाइम उसकी वजह से बैक पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं, रादर दैन कि हम ये सोचें कि वो इंजेक्शन की वजह से पेन हो रही है, राइट। सो सिजेरियंस दैट वे कल्प्रिट नहीं है बैक पेन्स के लिए, राइट। बट सिजेरियंस की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कुछ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट की 2 या 3 सिजेरियंस हुए हैं, आगे जाके लाइफ में उसको कोई एब्डोमिनल सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, देन वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू समबडी जिसकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, राइट। क्योंकि उसमें एब्डोमेन बार बार एंटर हुआ होता है, तो आगे जाके हमारे लिए वो एब्डोमिनल सर्जरी करनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। यूट्रस में कई बारी जहाँ पे सिजेरियन कट्स लगे होते हैं, वो सिजेरियन कट जो होता है वो वीक हो जाता है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स दोनों के लिए डिफरेंट है। सो वी हैव टू सी के दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम जो है वो कैसे उसको मैनेज करना है, एंड बोथ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी आर कंसिडर्ड टोटली फाइन। आजकल कुछ पेशेंट्स इवन दे ऑप्ट फॉर सिजेरियंस, सो इट्स नॉट अ टैबू टू से कि अच्छा सिजेरियन हुआ है और आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, बोथ द प्रोसेसेस आर नॉर्मल। सो वन वे इज बेटर देन द अदर, वी कांट से, बट जो वे मदर और बेबी के लिए सेफ है दैट इज द बेस्ट वे। ओके। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आज ज़्यादातर सी सेक्शंस हो रहे हैं। अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करूं, उसमें मोस्टली जो नंबर ऑफ केसेस देखने में आया, जो सर्वे देखा है, उसमें मोस्टली जो है वो सी सेक्शन है। अगर मैं वही सिविल हॉस्पिटल की बात करूं, उसमें मैक्सिमम जो केसेस आते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के आते हैं। Right. तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि yes. वहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉर्मल हो रही हैं और बाकी जगह जो है वहाँ पे सी सेक्शन हो रहे हैं? Yes. So the first difference is the patient, the type of patient. Right. Number one, the type of patient who's going to a private hospital, generally वो patients हैं जहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज लेसर, you believe it or not, this is actually a difference. पेशेंट्स कम मूव करते हैं, रादर अगर हम सिविल हॉस्पिटल्स में जनरली वो वाले पेशेंट्स जाते हैं जनरली हु आर मोर एक्टिव, okay, labor they are doing labor, right, so they are active in their day to day routine, so the type of patient is different, ठीक है। सेकेंडली the chances ये भी होता है कि जब डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है तब हमारे को एक थ्रेश होल्ड होता है जिस पे हमारे को लगता है कि अगर बेबी भी सेफ है, मदर भी सेफ है, देन वी कीप ऑन कंटिन्यूइंग द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। बट व्हेन जहाँ पे भी हमें लगता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, थोड़ी मॉनिटरिंग प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होती है, सिविल हॉस्पिटल्स में भी होती है। आई डोंट से दैट वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं होती, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जनरली द मॉनिटरिंग इज ऑन अ हायर साइड। सो वहाँ पे हमें छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर हमें होती है, वी गेट टू नो इट इन एडवांस, जल्दी पता चल जाता है दैट द बेबी इज हैविंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो हमारा फिर तब थ्रेशोल्ड जो होता है कि रादर देन कि बेबी बाद में जाके डिलीवरी के बाद में जाके उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, वेंटिलेटर पे रहना पड़े, उससे बेटर पहले ही हम बेबी को ऐसी कंडीशन में डिलीवर करें जहाँ पे बेबी इज़ हेल्दी। वी आर सीइंग दिस थिंग कि नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन कैसा हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज, बट वी आर नॉट सीइंग दिस थिंग कि क्या जो बेबी डिलीवर हो रहा है वो हेल्दी वे में मदर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देयर इज़ अ चांस कि वहाँ पे थोड़ा सा बाद में दे आर एबल टू डिटेक्ट लेटर ऑन, और हो सकता है कि जब डिलीवरी हो रही है देन द चांसेस ऑफ बेबी गोइंग टू अ वेंटिलेटर और ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन वो ज़्यादा हो, दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। आई एम नॉट सेइंग कि होती है, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। सो दैट इज द अदर थिंग, बट आई डोंट से दिस थिंग कि डॉक्टर्स की कोई प्रेफरेंस है। सो दिस इज अ बिग मिथ, आई वुड वॉन्ट टू ब्रेक इट। जनरली वी रियली वॉन्ट कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बट देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे हमें चूज करना पड़ता है, वी हैव टू से कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, या बेबी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड, तो आपके लिए सिजेरियन बेटर है। सो वी ऑलवेज टेल इट टू द पेशेंट ओपनली कि दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग। सो नोबडी वुड वॉन्ट टू डू थिंग्स अननेसेसरीली, राइट। सो हमें थोड़ा सिचुएशन को गेज करना पड़ता है। देन देयर आर पेन थ्रेशोल्ड फॉर द पेशेंट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड। पहले पेशेंट्स या जो हमारे मदर्स के टाइम पे उनको पेन दे नेवर केयर्ड फॉर इट, घर में डिलीवरीज हो जाती थी, ठीक है। बट अभी थोड़ा सा पेन थ्रेशोल्ड फॉर द पेशेंट्स ऑल्सो हैज़ रिड्यूस, उनको थोड़ा सा भी पेन टॉलरेट करना डिफिकल्ट लगता है। एंड जब लेबर का प्रोसेस शुरू होता है, समटाइम्स द पेशेंट्स देमसेल्फ से कि मैम मुझसे नहीं टॉलरेट होगा, आई कांट टेक इट। सो उन केसेस में भी देन वी
हैव टू गो ahead with cesarean. So वो फिर it is all a decision between the patient and the doctor and their family, what is best for the situation at that time. राइट. सो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये क्रूएल है टू से कि प्राइवेट प्रैक्टिस या प्राइवेट डॉक्टर्स अननेसेसरीली सिजेरियंस कर रहे हैं. वी डोंट वांट टू डू, हमें मज़ा नहीं आता है, ठीक है. वी वांट नॉर्मल डिलीवरीज टू हैपन, बट देर आर सर्टन टाइम्स सिचुएशंस दैट हैपन जहाँ पे हमारे को ये चूज़ करना पड़ता है विच इज़ बेटर. कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हो लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उस टाइम पे आपको सी सेक्शन में जाना पड़ता है. कई बार होता है कि बच्चे ने स्टूल पास कर दिया, उस केस में सी सेक्शन जाना, या और ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी को सी सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है. या सो समटाइम्स जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस शुरू करते हैं, कई बार बच्चे की धड़कन कम होनी शुरू हो जाती है. बेबी के गले के आसपास लूप ऑफ कॉर्ड होती है, कॉर्ड घूमी हुई होती है. तो जैसे ही बेबी नीचे आना शुरू होता है तो वो कॉर्ड उसको पुल बैक करती है, जिसकी वजह से उसका जो गला है वो टाइट हो जाता है एंड फीटल हार्ट कम हो जाती है, डिप कर जाती है. तो वो फीटल हार्ट डिप हो जाती है तो उसमें हमें इमीडिएटली रश करके सिजेरियन करना पड़ता है क्योंकि वो बेबी के लिए हार्मफुल है. देन देयर आर चांसेस जब हम कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी, जैसे आप बता रहे हो बेबी स्टूल पास कर देता है, सो दैट इज़ अ वेरी रिस्की सिचुएशन क्योंकि वही स्टूल बेबी के लंग्स में जा सकती है, जिसकी वजह से जब बेबी डिलीवर होगा तो उसकी लंग्स में स्टूल होगी एंड उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. फिर ऐसे बच्चे वेंटिलेटर्स पे जाते हैं, राइट. सो वो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन. सो जैसे ही हमें लगता है कि मिकोनियम है या स्टूल बेबी ने पास की है, दैट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे हम इमरजेंसी में सिजेरियन करते हैं. देन देयर इज़ अ सर्टन सिचुएशन जब नॉर्मल डिलीवरी पेन्स अच्छे आ रही हैं बट बेबी नीचे नहीं आ रहा है. सो उसमें कई बार ये होता है कि बेबी पेल्विस में फंस गया है, उसका हेड फंस गया है, वो नीचे ही नहीं आ रहा है. सो प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा है लेबर, हम पेन्स भी दे रहे हैं बट लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है. फिर हम कुछ रीजनेबल टाइम वेट करते हैं. जब हमें लग रहा है कि हमने काफ़ी वेट कर लिया और बेबी स्टक हो गया है पेल्विस में, नीचे ही मूव नहीं कर रहा, दैट इज़ द टाइम जब हम सिजेरियन की तरफ प्रेफर करते हैं. या फिर कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई ब्लीडिंग हो गई, या मदर का बीपी इतना ज़्यादा शूटअप कर गया, मेटर्नल रीजंस की वजह से हमें करना पड़ता है कि मदर का बीपी बहुत शूटअप कर गया एंड अगर हमने लेबर प्रोसेस बहुत ज़्यादा देर कंटिन्यू करने दिया तो मदर का हाई बीपी की वजह से मदर को कई बार फिट्स आ जाते हैं, दौरे पड़ जाते हैं. सो वो मदर के लिए रिस्की सिचुएशन है. सो वहाँ पे हमारे को कई बार देखना पड़ता है कि अब ये सिचुएशन में हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा अगर वेट करेंगे तो मदर की कंडीशन डिटीरियोरेट हो जाएगी. सो दैट इज़ वन ऑफ द सिचुएशंस जब हम सिजेरियन के लिए ऑप्ट करते हैं. सो दैट पर्टिकुलर सिचुएशन देखते देखते कई बार हमारे को तब सही लगता है कि येस नाउ सिजेरियन इज़ बेटर ईदर फॉर द बेबी या मदर. सो तब वो डिसाइड किया जाता है. फॉर्मूला मिल्क कितना सेफ है बेबी के लिए? फॉर्मूला मिल्क, सी दैट इज़ अ वेरी सेंसिटिव थिंग बिकॉज फॉर्मूला मिल्क अब से इट और नॉट जनरली मदर्स को देना पड़ता है बेबीज़ को, राइट. फॉर्मूला मिल्क बट ऑन अ बेटर साइड ये है कि अब जो फॉर्मूला मिल्क्स बन रहे हैं दे आर वेरी नाइस, द फॉर्मुलेशन इज़ वेरी नाइस, बुरा नहीं है वो, ठीक है. सो जिन सिचुएशंस में इफ़ यू आर एबल टू ब्रेस्ट फीड, so that is the best because breast milk is actually a liquid gold जो हम कहते हैं, मतलब it's like it is precious. So if a mother is able to give breast milk to a child, उसकी जैसी कोई बात नहीं है. बट कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस, ठीक है. सो अगर वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है और हमें फॉर्मूला मिल्क देना पड़ रहा है, सो वो कोई गलत बात नहीं है. सो द मदर शुड नॉट गो इन टू द गिल्ट के मैं अपना मिल्क नहीं दे पा रही हूँ और मुझे फॉर्मूला मिल्क देना पड़ रहा है. सो उसको गलत नहीं मानना चाहिए. सो फॉर्मूला मिल्क अगर देना पड़ रहा है, बेबी की हेल्थ के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ब्रेस्ट मिल्क की इक्वलेंट मैं नहीं बोलूँगी बट इट इज़ नॉट बैड. कुछ शुगर्स होती हैं फॉर्मूला मिल्क में, बट इफ़ यू चूज़ अ गुड फॉर्मुलेशन ऑफ द फॉर्मूला मिल्क देन इट इज़ जनरली सेफर, इट इज़ नॉट बैड. सो वी हैव टू सी कि कौन सी सिचुएशन में, जैसे अगर ब्रेस्ट मिल्क अगर अच्छे से बन रहा है, प्रोडक्शन इज़ गुड, मदर इज़ एबल टू फीड, देन ब्रेस्ट मिल्क ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर फॉर्मूला मिल्क. बट अगर नहीं बन रहा है तो मदर्स जनरली कई बारी दे स्टार्ट टू फील वेरी बैड अबाउट इट, गिल्ट रिडन हो जाते हैं, ठीक है. और वो गिल्ट की वजह से भी कई बारी ब्रेस्ट मिल्क जो है वो प्रोडक्शन बंद हो जाती है या कम हो जाती है. सो इफ़ इट ऑल देन अगर आपको फॉर्मूला मिल्क देना पड़ रहा है देन डोंट फील बैड अबाउट इट. सो देन इट कैन बी गिवन. ऐसा भी होता है कि कई बार अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क लेना स्टार्ट कर दे लेकिन उसके बाद वो फिर ब्रेस्ट फीड नहीं लेता. सो दैट इज़ बिकॉज उसको ईजिली जैसे ब्रेस्ट मिल्क लेना है तो उसको थोड़ा सक करना पड़ता है. एंड जो फॉर्मूला मिल्क होता है जनरली हम उसको या तो कटोरी चम्मच से फीड कर रहे हैं या हम उसको बॉटल से फीड कर रहे हैं, विच द बेबी फाइंड्स ईजियर टू टेक. उसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. सो इन दैट वे तब उसको ऐसा होता है कि उसकी प्रेफरेंस फिर चेंज हो जाती है. सो अगर फीडिंग अच्छी है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी है, तब फॉर्मूला मिल्क को कम से कम दो.
मतलब गिव इट जस्ट लाइक मे बी वंस इन अ डे, अगर वो भी आप अवॉइड कर सकते हो वेरी गुड, अगर नहीं अवॉइड कर सकते यू कैन गिव इट वंस टू ट्वाइस अ डे, बट उससे ज़्यादा मत दो। बट अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या आप फीड नहीं कर पा रहे हो, मदर बेबी के साथ फॉर एनी रीज़न रह नहीं पा रही है, तो फॉर्मूला मिल्क देना पड़ता है। इन दैट सिचुएशन ऑब्वियसली फिर कई बारी बेबी वापस ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं जाते। सो उस टाइम पे फिर बेबी को कई बारी कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे, कौन सा मेरे लिए ठीक है, या फिर देन द बेबी जनरली रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क इन दैट सिचुएशन। तो किस केस में बेबी की डेवलपमेंट अच्छी होती है? अगर फॉर्मूला मिल्क वाली की बात करें और ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, कई बार जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने ऑफिस जाना है, उसके बाद घर पे आना है, देन वो प्रेफर करते हैं कि हम फॉर्मूला मिल्क के ऊपर जाएं। तो क्या दोनों में बेबी की डेवलपमेंट में फ़र्क आएगा या नहीं आएगा? ओवरऑल जितनी स्टडीज़ हुई हैं वो दे डोंट पॉइंट आउट कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों डेवलपमेंटली सही सेम ही पाथ पे चलते हैं। बट अगर माइनर डिटेल्स में जाएं, ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फेड बेबीज़ जनरली बोला जाता है कि एटलीस्ट 2 years ऑफ लाइफ तक बेबी को ब्रेस्ट मिल्क मिले, तो उसकी जो इम्यूनिटी है, डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम, बट जो इम्यूनिटी है कि डिजीजेस को फाइट करने की कैपेसिटी है, वो ब्रेस्ट फेड बेबीज़ में मच बेटर होती है, क्योंकि उनको मदर की जो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ हैं वो थ्रू ब्रेस्ट मिल्क मिल जाती हैं, राइट। सो वो एक अच्छा है, इफ़ द मदर कैन फीड टिल 2 years, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करती है। सो जितना मदर ब्रेस्ट फीड करती है उतना उसके लिए भी अच्छा है, एंड फॉर द बेबी ऑल्सो इट इज़ गुड, राइट। बट अगर आप 2 years तक नहीं फीड कर पा रहे हो, तो रीजनेबली 6 months तक अपने बेबी को जितना फीड कर सकते हो उतना करना चाहिए। एटलीस्ट पुट योर हार्ट इन टू इट, जितना आप कर सकते हो, पुट योर बेस्ट एफर्ट इन फीडिंग द बेबी। सो अगर आप 6 months तक भी कर सकते हो, देन द बेबी गेट्स इनफ एंटीबॉडीज, इनफ इम्यूनिटी कि उसको आगे जाके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिजीजेज या प्रॉब्लम्स ना आए। बट किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे आप बोल रहे हो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, साथ के साथ ड्यूटी ज्वाइन करनी है, देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ ब्रेस्ट पंपिंग ऑल्सो, ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग। आप अपने मिल्क को प्रिजर्व भी कर सकते हो, फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। सो इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, वेरी वेरी गुड। सो वो एटलीस्ट ऐसा है कि आप अपना काम भी कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम बेबी को ब्रेस्ट मिल्क भी मिल रहा है। बट अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो एंड अगर आपको फॉर्मूला मिल्क ही देना पड़ रहा है, देन नो प्रॉब्लम टू इट। देन मतलब लाइक वो एक सिचुएशन ही ऐसी हो चुकी है वेर यू कांट हेल्प इट। सो उसमें फिर बेबी को कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगी। बट येस, इम्यूनिटी लेवल्स पे आई वुड से कि थोड़ा सा बेबी को इम्यून डेफिशिएंसी, या इन द सेंस कि डिजीजेस जल्दी होने का जो है वो हो सकता है कि बेबी को हो। फॉर्मूला मिल्क को काउ मिल्क के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? टिल 2 years ऑफ लाइफ बिल्कुल नहीं। सो काउ मिल्क नहीं देना चाहिए टू द बेबी। एटलीस्ट फॉर 1 year हम जनरली एक कट ऑफ करते हैं कि 1 year तक बिल्कुल मत दो, बिकॉज काउ मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क, दे आर 2 different थिंग्स। इट कांट बी रिप्लेस्ड, बिकॉज उसमें फिर बेबी को डाइजेशन इश्यूज आ जाते हैं एंड काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। बेबी इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट द काउ मिल्क। सो 1 year तक नो काउ मिल्क टू द बेबी। 1 year के बाद भी थोड़ा थोड़ा अपने पीडियाट्रिशियन से पूछकर फिर थोड़ी थोड़े वे में स्टार्ट कर सकते हैं, बट टिल 1 year इट शुड नॉट बी रिप्लेस्ड। ओपन सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में दोनों में क्या डिफरेंस है? किस टाइम पे किस सर्जरी को प्रेफरेंस देनी चाहिए? सो अभी ओपन सर्जरीज और लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, एक्चुअली जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है उसको की होल सर्जरी भी कहा जाता है या दूरबीन वाली सर्जरी बोला जाता है। सो आजकल मोस्ट ऑफ द सर्जरीज जो हैं वो दूरबीन की सर्जरी से की जा सकती हैं। काफ़ी अच्छी एडवांसमेंट हो गई है लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में। एंड ओपन सर्जरीज हम बहुत ही कुछ सिलेक्टेड केसेस में ही ओपन सर्जरी प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी सर्जरी है या कोई इतना बड़ा अंदर रसौली है एब्डोमेन में जहाँ पे लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करना डिफिकल्ट हो सकता है। वैसे तो आज बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इवन वेरी वेरी बिग मासेस जो अंडेदानी की रसौली, बच्चेदानी की रसौली, इवन कैंसर्स ऑल्सो जो है वो भी दूरबीन के साथ रिमूव किए जा सकते हैं। और उसमें जो एब्डोमेन के ऊपर कट्स होते हैं या स्कार्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ऑलमोस्ट 5 millimeter का कट होता है एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी जहाँ पे 15 centimeter या 20 centimeter का कट होता है। सो इट इज़ डेफिनेटली मच बेटर, क्योंकि इसमें रिकवरी बहुत अच्छी होती है। इफ़ यू डू अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे हम करते हैं तो ऑलमोस्ट द सेकेंड डे पेशेंट घर वापस चला जाता है एंड अपना नॉर्मल डे टू डे रूटीन वर्क शुरू कर देता है, एंड इन दैट वे रिकवरी इज़ वेरी गुड। ओपन सर्जरी में जनरली रिकवरी को 15 दिन 20 दिन स्टिचेस को ठीक होने में टाइम लगता है, एंड पेशेंट की जो उसके बाद भी रिकवरी है उसको थोड़ा सा इट टेक्स मोर टाइम एज कम्पेयर टू अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सो 85-90% ऑफ द केसेस जो हैं अंडेदानी की रसौली, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, जैसे मैंने बताया, इवन कैंसर्स ऑल्सो, ओवेरियन सिस्ट्स हो गया, ये सब कुछ लैप्रोस्कोपिकली हो रहा है।
एक और बेटर एडवांसमेंट है रोबोटिक सर्जरी. रोबोटिक सर्जरी इज इवन बेटर देन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन सम केसेस. उसमें रोबोट जो होता है, रोबोटिक आर्म्स होती हैं, वो एब्डोमेन में एंटर करती हैं. द सर्जन इज एक्चुअली सिटिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट. वो कंसोल में या एक मशीन में देख रहा होता है, एंड द रोबोटिक आर्म्स आर एक्चुअली ऑपरेटिंग इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी. सो वो सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि रोबोट इज डूइंग द सर्जरी, बट एक्चुअली रोबोट सर्जरी नहीं कर रहा होता. द डॉक्टर हिमसेल्फ इज डूइंग द सर्जरी, बट वो थोड़ा रिमोटली या दूर बैठ के सर्जरी कर रहा होता है. वो बेटर होती है बिकॉज कई बार हमारे हैंड्स की मूवमेंट जब हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, बिकॉज हमारी रिस्ट एक एंगल पे ही मूव कर सकती है. बट रोबोटिक आर्म्स जो होती हैं वो 360 डिग्री मूव करती हैं, जिसकी वजह से इवन कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो कई बार लैप्रोस्कोपिक वे से नहीं हो सकती, वो रोबोटिक सर्जरीज में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है. सो धीरे धीरे एडवांसमेंट्स आ रही हैं. ओपन सर्जरीज बहुत ही अब सिलेक्टेड केसेस में हम करते हैं. जनरली आई डोंट रिमेंबर इन द लास्ट 2 or 3 months मैंने कोई ओपन सर्जरी की हो, अदर देन सिजेरियन ऑफ कोर्स, बट मोस्टली अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं. Okay. How celebrities are able to conceive in their late 30s and 40s? सो वो कंसेप्शन एक दो इसमें एस्पेक्ट्स हैं. सो वन ऑफ द एस्पेक्ट इज कि जो सेलिब्रिटीज जनरली देयर लाइफस्टाइल इज बेटर देन द नॉर्मल लाइफस्टाइल. वो अच्छा खाना खा रहे हैं, फिजिकल फिटनेस अच्छी है उनकी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो फर्टिलिटी है, हो सकता है एज कम्पेयर टू समबडी जो इतनी अच्छी डाइट नहीं खा रहा है, वो उनसे उनकी फर्टिलिटी इज बेटर. दैट इज वाई जो उनकी 35-40s की में फर्टिलिटी चल रही है, हो सकता है नॉर्मल पॉपुलेशन में वही 30s पे कम हो रही है, खत्म हो रही है. सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स. सेकेंडली दे हैव इनफैक्ट चोजन टू प्रिजर्व देयर फर्टिलिटी, जिसको एग प्रेजर्वेशन बोला जाता है. सो एग प्रेजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जैसे आई टोल्ड यू कि जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अपने एग्जैक्टली जैसे प्रियंका चोपड़ा ने अपने एग्स प्रिजर्व कराए, दैट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो सबको पता होना चाहिए इसके बारे में. सो oocyte प्रेजर्वेशन या एग प्रेजर्वेशन ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको अभी श्योरिटी नहीं है कि उनको कब कंसीव करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर एज 32-33 एज हो चुकी है एंड आपकी मैरिज नहीं हुई है, यू डोंट नो कि आप कब प्रेग्नेंट हो गए, यू डोंट नो दैट. सो इट इज़ ऑलवेज वाइज कि आप अपने उस टाइम पर अपने एग्स प्रिजर्व करा के रख लो, बिकॉज 32 पे या 30 ईयर्स पे जो आपकी फर्टिलिटी है, 35-36 ईयर्स पे जब आप प्लान करने लगोगे तब वो आपकी फर्टिलिटी बिल्कुल नहीं होने वाली. इट इज़ गोइंग टू रैपिडली डिक्लाइन, राइट. अगर आप उस टाइम पे अपनी फर्टिलिटी को लॉक कर लेते हो, प्रिजर्व कर लेते हो, देन आपके पास हमेशा अपनी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इवन 35-36-40 ईयर्स पे भी जाके वो एग्स के साथ प्रेगनेंसी ले सकते हो जो 32 ईयर्स पे आपने प्रिजर्व करा के रख लिए थे, विच वर हेल्दी एग्स. सो दैट इज़ वन थिंग जो सेलिब्रिटीज़ प्रेफर कर रहे हैं. एंड अब इट्स वेरी एक्चुअली गुड टू नो कि इवन जनरल पब्लिक ऑल्सो वो ओपन हो रहे हैं इस आइडिया पे, बिकॉज जैसे लेट मैरिजेस आ रही हैं पिक्चर में, वैसे वैसे अब द गर्ल्स आर गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट एग प्रेजर्वेशन ऑल्सो. सो लॉट ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग इट डन नाउ. सो एग प्रेजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है. 25 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स के बीच में एग्स प्रिजर्व करा के रख लेने चाहिए. देन एटलीस्ट आपको टेंशन नहीं है इन योर लाइफ ना कि आपको कब कंसीव करना है, कैसे प्रेगनेंसी लेनी है. सो दैट इज़ वन थिंग जो हो जानी चाहिए बिटवीन 25 to 30. और कितने % चांसेस होती हैं कि जो बेबी है वो ट्विंस हो जाएंगे विद एग प्रेजर्वेशन या IVF के साथ या इन जनरल? IVF में पहले IVF की बात करते हैं. उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मेरे को ट्विंस चाहिए तो ट्विंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. हाँ, तो IVF में जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बिकॉज IVF में जब एम्ब्रियो रखा जाता है, जनरली 2 या 3 एम्ब्रियोज रखे जाते हैं एट अ टाइम. सो वो 2 या 3 एम्ब्रियोज में से देर इज़ अ चांस कि एक प्रेगनेंसी चल पड़े, देर इज़ अ चांस कि दोनों चल पड़े, देर इज़ अ चांस कि तीनों चल पड़े. सो वो कितनी बॉडी कितने एम्ब्रियोज को एक्सेप्ट कर रही है या इम्प्लांटेशन करवा रही है, उसकी वजह से मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस हायर होते हैं. तो ये भी हम बट इट इज़ नॉट योर चॉइस. ये आप ये नहीं कर सकते कि मुझे ट्विंस चाहिए तो वो IVF से पक्का हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. तो इसमें ये है कि अगर मेरे को बॉय चाहिए, गर्ल चाहिए, वो हम डिसाइड कर सकते हैं. नो, यू कांट डिसाइड दैट. ठीक है. सो मतलब इंडिया में डेफिनेटली इट इज़ नॉट लीगल. द सेक्स सिलेक्शन इज़ नॉट लीगल, राइट. सो वो हम पहले प्री डिटरमिन नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल बाय नेचर्स दिस थिंग कि वो कैसे डिसाइड होता है. यू कांट चूज टू हैव अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल. येस. एंड इन नेचुरल प्रेगनेंसीज जो ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट्स के जो चांसेस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं. बट अगर आपकी फैमिलीज में ट्विन्स की हिस्ट्री है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज की हिस्ट्री इन योर ओन फैमिली, द हस्बैंड साइड और द मदर साइड, मोर टुवर्ड्स द मदर साइड फैमिली, सो देन द चांसेस ऑफ ट्विन्स आर मोर. बट अदरवाइज
अदरवाइज स्पॉन्टेनियस में कम होते हैं और IVF प्रेगनेंसीज में द चांसेस आर मोर। ओके, आज के टाइम पे AI आ चुकी है, अगर मेरे को कुछ भी पूछना है तो मैं ChatGPT पे जाऊंगा, अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करूंगा, मेरे को पूरी रिपोर्ट दे देता है। तो उसमें और आप में क्या डिफरेंस है? AI डेफिनेटली इज अ रेवोल्यूशनरी टूल। बहुत चीज़ों में AI ने रिप्लेस कर दिया है ह्यूमंस को, राइट, एंड रिप्लेस्ड इट रियली नाइसली, यू नो, मतलब जहाँ पे हमारे को इवन वी डोंट फील द नीड कि हम पहले यहाँ पे ह्यूमंस काम क्यों कर रहे थे। सो डेफिनेटली AI इज अ रेवोल्यूशनरी टूल, इट हैज़ रिप्लेस्ड ह्यूमंस, बट वॉट आई फील इज कि AI is not an enemy to a doctor. AI is like a friend to us. That is what I feel, because AI के अपने बहुत advantages हैं. For example, like अगर मैं अपनी बात करूँ या एज अ डॉक्टर अगर इफ़ आई टॉक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारे लिए ये बेनिफिट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, द पेशेंट इज टेलिंग अस द डिजीज़ या उनको क्या प्रॉब्लम या क्या सिम्टम्स हैं। सो समटाइम्स कई बार क्या होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी नो दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो पर्टिकुलर डिजीज़। हम टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, वी गेट टू नो कि ये प्रॉब्लम है, उसको ऐसे ट्रीट करना है। बट देर इज़ सम टाइम सिचुएशन जो बहुत रेयर डिजीज़ेज़ है, कोई रेयर जेनेटिक डिजीज़ है, बहुत ही कोई ऐसा सिंड्रोम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है जिसके बारे में लाइक वी जनरली डोंट रीड। सो वो बहुत अनकॉमन जो चीज़ें होती हैं वो समटाइम्स वी हैव टू गो बैक टू द टेक्स्ट बुक्स, हमें जाके वापस पढ़ना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम थी, अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन दो सिचुएशंस इफ़ वी हैव AI एट आवर डिस्पोजल राइट अवे, हम साथ के साथ वी कैन आस्क द AI कि दीज आर द सिम्टम्स, देन the advantage to this is कि it is an aid to us. Right. It can never replace a doctor. A doctor's touch, physical touch, physical examination, Right. या एक human to human connect. When you look into each other's eyes, that is another feeling. So AI replace नहीं कर सकता डॉक्टर्स को, it's not our enemy. Even in future अगर हम 5-10 साल में देखते हैं, definitely AI is going to become a very important part of our lives. अब तो इनफैक्ट जनरेशन बीटा पैदा हो रही है, अब तो 2025 onwards जनरेशन बीटा है. So this generation beta will be phased to, they'll see AI everywhere in each field. सो डॉक्टर्स के लिए डेफिनेटली AI इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल टूल. एक और वे में हमें बेनिफिट मिल सकता है कि जैसे AI की कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे हम पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है. एनिमेशंस के थ्रू हम उनको समझा सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है. कई बार हमें पेशेंट को समझाना डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको ये पर्टिकुलर डिजीज़ है. सो विद द हेल्प ऑफ AI वो प्रॉपर एक एनिमेशन बन जाती है जिसमें डिजीज़ को समझाना ईजी हो जाता है. फिर पेशेंट जब डिजीज़ समझता है उसको मैनेज करना, देन पेशेंट बिकम्स अ पार्टी टू द थिंग, वो उनको समझ में आने लग जाता है कि अच्छा मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसे ये प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है. एंड देन वो पेशेंट की कंप्लायंस इन द ट्रीटमेंट बहुत इंप्रूव हो जाती है. रादर देन कि अगर हम पेशेंट को समझाएं और सिंपल बोल दें कि आप दवाइयाँ खा लो, तो कई बार पेशेंट नहीं लेता है दवाई. बट व्हेन यू एक्सप्लेन इट टू देम कि आपको ये प्रॉब्लम है, मेडिसिन आपको ऐसे बेनिफिट करेंगी, ये सब कुछ चल रहा है आपकी बॉडी में, फिर वो पेशेंट को समझ में आने लग जाता है कि मेरे लिए ये सब चीज़ें करने कितनी इंपॉर्टेंट है. सो वहाँ पे हमारे लिए दिस इज़ एन एड टू अस, हमारे लिए एक वो टूल है. तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं, दैट AI कैन हेल्प अ डॉक्टर ऑल्सो, बट इट विल नेवर रिप्लेस अ डॉक्टर. दैट इज़ वॉट आई फील, बिकॉज फिजिकल एक डॉक्टर से मिलना, दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट सिचुएशन. फिजिकल एग्जामिनेशन कई बार हमारे को पेशेंट का जब हम हाथ लगाते हैं, पेट पे हाथ लगाते हैं, वी गेट टू नो सो मेनी थिंग्स. सो खुद चेक करते हैं, सो वो वहाँ पे ऑलवेज डॉक्टर्स को मिलना इज़ ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. पेशेंट्स के लिए भी इनफैक्ट आई वुड से कि AI जो है, जैसे आप बोल रहे हो ChatGPT पे वी कैन गो एंड आस्क. सो एवरी डे वी आर सीइंग पेशेंट्स लाइक दैट कि मैम आप तो ये बोल रहे हो, गूगल तो कुछ और बोल रहा है, या ChatGPT कुछ और बोल रहा है, राइट. सो दे आर फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज दे कैन ऑलवेज गूगल देयर सिम्टम्स. बट एज कम्पेयर टू गूगल में थोड़ी अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होती है. हमें नहीं पता जब हम कुछ सिम्टम्स लिख रहे हैं, गूगल जनरली पूरा टर्मिनल एंड पे पहुंचा देता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बट ChatGPT या फिर इनफैक्ट AI जो अच्छे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वहाँ पे अब काफ़ी हद तक जो इन्फॉर्मेशन है विच इज़ वेरी कंसाइज, एंड द पेशेंट को समझ आ जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो उसका ये सोल्यूशन हो सकता है. एंड कई बार पेशेंट्स वो सोल्यूशंस अपने आप कर चुके होते हैं. लाइक सम ऑफ द डिजीजेस जो सिंपल होती हैं, पेशेंट्स ChatGPT के थ्रू अपने आप ट्रीट कर रहे हैं. बट आई डोंट इंकरेज दैट. अपने आप जनरली नहीं करना चाहिए बिकॉज समटाइम्स वी आर मिसिंग आउट ऑन अ बिगर पिक्चर. बट कुछ हद तक येस, इट इज़ हेल्पिंग द पेशेंट्स ऑल्सो. अपनी छोटी छोटी बीमारियां जैसे कफ कोल्ड हो गया, इन दैट वे इट इज़ हेल्पिंग द पेशेंट्स एज वेल. सो इट इज़ अ गुड टूल बट इफ़ यूज्ड प्रॉपरली, सो येस. ओके, फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के बीच में आइडली कितना टाइम होना चाहिए? कोई आइडल डेफिनेशन नहीं है. येस, जैसे हमारे एल्डरलीज बोलते हैं कि एक ही साथ दोनों कर लो, दैट इज़ ऑल्सो ओके.
अगर आप 2 years गैप डाल रहे हो दैट इज ऑल्सो ओके, बट अगर हम साइंटिफिकली बात करें, मेडिकली बात करें, अगर आपका एक फर्स्ट बेबी बाय सिजेरियन हुआ है, देन सेकेंड बेबी को एटलीस्ट यू शुड पुट 1 year गैप, एटलीस्ट 1 year, दैट इज द मिनिमम. उससे कम अगर आप कंसीव करते हो देन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी बिकम्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, फिर वो गलत है. बट अगर आपकी पहले नॉर्मल डिलीवरी हुई है देन यू कैन कंसीव इन द सेम ईयर एज वेल, दैट इज नॉट एन इशू. सो आइडियल गैप इज कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है. सो वट एवर यू फील आइडियल, एज फार एज द मदर्स बॉडी इज हेल्दी and everything else is okay, then there is no problem in the time gap. क्यों ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आज सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं? क्या इसके सिम्टम्स हैं? कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है? ब्रेस्ट कैंसर अब एक्चुअली मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया है इंडिया में. अगर फीमेल्स में ओवरऑल देखा जाए तो इट हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमन कैंसर. फ्यू ईयर्स बैक इट वाज नॉट द मोस्ट कॉमन कैंसर. सो रिसेंटली कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर अब इंक्रीज हो गया है. सो क्यों बढ़ गया है, कमिंग टू द रीजंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में जो हमारे हाथ में नहीं होते, विच कैन नॉट बी चेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स है या हमारी एज है. जैसे जैसे एक फीमेल की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके ब्रेस्ट कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं. सेकेंडली इज जेनेटिक्स. अगर आपकी फैमिली में, अगर आपके जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, फॉर एग्जाम्पल आपकी बुआ को, मदर को, मासी को, उस जनरेशन में अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में किसी को हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, देन यू आर एट अ हाई रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर. या फिर इवन अगर आपकी सेकेंड जनरेशन में भी हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दादी हो गई, या उनकी उस जनरेशन के लेवल पे नानी हो गई, सो उस पे भी अगर हुआ है देन यू आर अगेन एट अ रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर. सो अपनी फैमिली हिस्ट्री पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर है फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर तो आपकी टाइमली आपको डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर शुरू कर देनी चाहिए. टू बी अवेयर ऑफ इट, उतना ही इंपॉर्टेंट है. ये फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, दीज कैन नॉट बी चेंज्ड, बट देर आर सर्टन फैक्टर्स जो हमारे हाथ में हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ द थिंग्स. अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली कर रहे हो फॉर एटलीस्ट 6 months या जितना कर सकते हो एटलीस्ट फॉर 2 years, आप उतना प्रोटेक्ट होते जाते हो ब्रेस्ट कैंसर से, राइट. ओल्डर एज एट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, दैट इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर. जितना आप लेट कंसीव करते हो अपनी लाइफ में उतना आप हायर रिस्क पे हो ब्रेस्ट कैंसर पे. सो जो लेट मैरिज है, इट इज नॉट ओनली कॉजिंग इनफर्टिलिटी बट इट इज ऑल्सो कॉजिंग यू एट अ हायर रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, राइट. अदर देन दैट एल्कोहल, स्मोकिंग, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज कर रहे हैं. एंड सैडली दिस इज हैपनिंग अ लॉट नाउ. The younger generations, they are now smoking so much. Vape जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं. Alcohol हो गया, वो भी बहुत intake है. Females का alcohol intake has increased. So all of it is causing the problems of breast cancer, right? So these are certain risks जो हमारे हाथ में है जो हम रोक सकते हैं. Other than that, one important thing is obesity. Sedentary lifestyle, as I told you, sedentary lifestyle, the new smoking. Why? Because this is causing breast cancer. सारा दिन हमारी जॉब सिटिंग जॉब्स है. सो दैट इज अ वेरी वेरी बिगेस्ट रिस्क फैक्टर जो धीरे धीरे हमें लग रहा है कि क्या हो रहा है, हम बैठे ही तो हैं, ठीक है ना, बट वो सिटिंग की वजह से जो बॉडी है वो सब कुछ स्टैटिक हो रही है. बहुत कुछ चल रहा है हमारी बॉडी में इस टाइम पे भी, राइट. सो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द रीजंस. ओबेसिटी, जितना हमारा वेट ज़्यादा होगा उतने हम हायर रिस्क पे हैं ब्रेस्ट कैंसर पे, राइट. सो ऑल दोज थिंग्स जो हैं अगर हम चेंज करते हैं तो हम ब्रेस्ट कैंसर से कुछ हद तक वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स, राइट. सो दैट इज द रीजन ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग ओवर द टाइम. एंड सिम्टम्स में जो हमें पता होना चाहिए, सिम्टम्स में फॉर एग्जाम्पल पेन होना ब्रेस्ट्स में, ये एक सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का. बट इसको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर ब्रेस्ट में पेन है तो पक्का ही ब्रेस्ट कैंसर है. ब्रेस्ट का पेन बहुत रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई और डिजीज़ है, कोई बिनाइन प्रॉब्लम है, कोई लंप है बट उसमें कैंसर नहीं है, तब भी पेन होता है. सो डोंट मिस्टेक इट कि ब्रेस्ट पेन हो रहा है हम डर जाएं. सो गो टू अ डॉक्टर, उसका चेकअप करवाओ, इवैल्यूएट करवाओ कि क्यों पेन हो रहा है. सेकेंडली अनदर सिम्टम इज़ कई बारी कोई हमें लंप ही फील होना शुरू हो जाता है, ब्रेस्ट में कोई मास फील हो रहा है. सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है. अगर कभी भी कोई लंप फील होता है सो इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर कि वो लंप क्या है. उसका हम अल्ट्रासाउंड से भी देख सकते हैं, मैमोग्राफी जिसको बोला जाता है विच इज़ द एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट, उससे भी पता चल जाता है कि वो लंप में क्या है. इज़ इट मैलिग्नेंसी, कैंसर है या कुछ और प्रॉब्लम है, राइट. सो हर लंप के में भी हमें डरना नहीं है. सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट. कई बार हमारे को ये होता है कि पेशेंट्स ना एग्जामिन ही नहीं करते हैं, वो अपने सिम्टम्स बताते ही नहीं है, ये डर के कि कोई प्रॉब्लम निकल के आएगी सो वी विल नॉट टेल. सो वो डोंट हाइड फ्रॉम दो सिम्टम्स, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि कैंसर हो, दे कैन बी सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स, राइट. सो दैट इज सेकेंड सिम्टम. थर्ड इज निप्पल में से कोई डिस्चार्ज आना, ईदर मिल्क
लाइक वाइटिश डिस्चार्ज, ब्लड डिस्चार्ज, पस डिस्चार्ज, इस तरह का कोई भी ऐसे निप्पल से डिस्चार्ज होना, या फिर स्किन ऑफ द ब्रेस्ट जो होती है, जैसे ऑरेंज पील होता है ना, जो ऑरेंज का बाहर की स्किन होती है, उस तरह की ब्रेस्ट की स्किन हो जाती है, ऑरेंज पील अपीयरेंस हम कहते हैं, दैट इज़ अनदर साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, राइट। सो ये कुछ अर्ली साइंस है। या फिर एक तरफ की ब्रेस्ट की जो स्किन है उसका कलर इज डिफरेंट, वो हाइपर पिगमेंटेशन हो गई या कलर चेंज हो गया, दैट इज़ अनदर सिम्टम। सो ये सारे सिम्टम्स को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सिम्टम्स को कैसे पहचानेंगे? हाउ विल वी गेट टू नो कि दिस इज हैपनिंग? ओनली इफ़ वी आर अवेयर ऑफ इट। अगर हमें पता होगा कि हमारे को ये चीज़ें चेक करनी है, तभी हम इन चीज़ों को देखेंगे, राइट। अदरवाइज ये चीज़ें इग्नोर हो सकती हैं। सो एवरी गर्ल शुड नो अबाउट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर महीने में एक बार करना होता है। एवरी गर्ल शुड डू इट। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर था तो आप कर रहे हो। एवरी गर्ल शुड डू इट। कब से शुरू करना है? एज अर्ली एज यू कैन, बिकॉज आजकल सरप्राइजिंगली ब्रेस्ट कैंसर इवन 14, 15, 16 ईयर्स पे भी हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि ओल्डर एज में ही हो रहा है, इवन यंगर एज गर्ल्स आर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। सो जितनी जल्दी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुरू कर सकते हैं। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मतलब लाइक द गर्ल हर सेल्फ इज चेकिंग कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई मास तो नहीं फील हो रहा, निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। सिंपल थिंग्स, यू नो, मंथ में एक ही बार करना है। जनरली हम बोलते हैं कि पीरियड्स जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद अपने ब्रेस्ट एग्जामिन करने चाहिए। इट जस्ट टेक्स 5 मिनट्स। बट कहना ईजी है, पेशेंट करते नहीं है, यू नो। वी डोंट डू इट बिकॉज आई डोंट नो, एक माइंड में कैसी एप्रीहेंशन होगी कि मुझे नहीं होगा, यू नो, मुझे कैंसर नहीं होगा। बट इट कैन हैपन टू एनी बडी, राइट। सो जितना हम अवेयर होंगे इसके बारे में, उतना हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकेंगे एट एन अर्ली स्टेज। जितनी जल्दी डिटेक्शन होगी, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर के स्टेजेस होते हैं लाइक एनी कैंसर। जितनी अर्ली स्टेज पे डिटेक्शन हो जाए उतनी उसकी ट्रीटमेंट ईजियर है और 100% है, तब रिस्पॉन्स अच्छा आता है ट्रीटमेंट को, सर्जरी भी अच्छी होती है। बट अगर हम एडवांस स्टेज पे चले जाते हैं, जब सिम्टम्स बहुत आगे तक चले गए हैं, तब उसका क्योर जो होना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन इज़ द की, ठीक है। जो चीज़ें रोक सकते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हम रोक सकते हैं उनको रोको। जो चीज़ हो गई है, अगर आपको कोई मास या कोई सिम्टम मिल ही गया है ब्रेस्ट कैंसर का, डोंट इग्नोर इट। राइट अवे गो टू द डॉक्टर, टेस्ट करवाओ, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एंड गेट इट चेक्ड, एंड उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दो। सो मतलब लाइक वन थिंग दैट आई कीप ऑन सेइंग टू माई पेशेंट्स कि अगर आपको अपनी वाइफ को एक गिफ्ट देना है साल में उसके बर्थडे पे, गिव हर द गिफ्ट ऑफ अ मैमोग्राफी, rather than buying very very expensive gifts, because इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। Like a female's health is the most important for the family. अगर एक female healthy है अपने home में, then the entire home is healthy, right? So give your wife or your sister or whomever you care for, your mother, एक साल में just one mammography can help in detecting problems much earlier than any problem. Like हमें symptom तब पता चलेगा जब हमें कोई problem आ गई है। मैमोग्राफी से कई बारी प्रॉब्लम्स हमें बहुत पहले पता चल जाती हैं, क्योंकि कई चीज़ें अंदर चल रही होती हैं। सो एनी लेडी हु इज़ मोर देन 40 ईयर्स, चाहे उसको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी उसको अपने साल में एक मैमोग्राफी करवा लेनी चाहिए। एंड हु इज़ मोर देन 45-50 ईयर्स, उसको तो डेफिनेटली शी शुड गेट इट वंस इन एन ईयर एटलीस्ट। सो दैट इज़ द थिंग, अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। एंड अगर बात करूँ सर्वाइकल कैंसर की, उसमें क्या चीज़ होती है और क्या उसके सिम्टम्स है, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? सो सर्वाइकल कैंसर कॉमन भाषा में उसको बोलते हैं बच्चेदानी की मुंह का कैंसर। सो वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में। पहले सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हुआ करता था, बट अब अच्छी बात यह है कि हम उसकी अवेयरनेस काफ़ी अच्छी हो गई है। एंड उससे बचने के लिए अब हमारे पास वैक्सीन्स हैं। जैसे कोविड के लिए वैक्सीन थी, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए भी वैक्सीन्स हैं जो यंग एज में लगती हैं। सो एनी गर्ल हु इज़ बिटवीन 9 to 26 ईयर्स, उसको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन का नाम सर्वरिक्स गार्डासिल इस नाम से आती है। एंड 2 या 3 इंजेक्शंस लगते हैं। एंड अगर वो हम इंजेक्शन लगा लेते हैं, देन द प्रोटेक्टिव रेट हम जो सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 85 to 90%। एंड अगर सही एज पे लग जाए तो 95 to 97% भी हम इस कैंसर से बच सकते हैं। सो अगर ये वैक्सीन हमने नहीं लगवाई है, देन समथिंग इज़ रॉन्ग, सो हमारे पास इन्फॉर्मेशन फिर नहीं पहुंच रही है। सो आजकल डॉक्टर्स आर एक्चुअली पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। जनरली मेरे पास भी अगर कोई यंग गर्ल आती है, आई टेल हर टू टेक दिस इंजेक्शन एज सून एज पॉसिबल, सो दैट हम इस कैंसर से बच सकें आगे जाके लाइफ में, राइट। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत लेटर ऑन इन लाइफ आते हैं, बट कैंसर बहुत पहले स्टार्ट हो चुका होता है।
एंड ये जो कैंसर होता है ये सेक्शुअल एक्टिविटी के साथ एंटर करता है बॉडी में, रादर देन एनी अदर थिंग, दिस एंटर्स थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट. सो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के साथ अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो कई बार हम ये वायरस के साथ जैसे स्प्रेड होता है तो ये वायरस को हमारी बॉडी वॉश ऑफ कर देती है. बट एंड अगर हमारे पास वैक्सीन लगी हुई है तो हमारे पास और प्रोटेक्टिव बेनिफिट है. बट अगर हमने वैक्सीन भी नहीं लगवाई, बॉडी की इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं है, फिर कई बार ये जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई करता रहता है ओवर 5 years 10 years इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. और वो इतना मल्टीप्लाई हो जाता है कि 5-10 साल में वो एक कैंसर का रूप ले लेता है. सो मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स, दैट इज़ वन रिस्क फैक्टर. ठीक है. एंड अर्ली ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटी, जितनी जल्दी सेक्शुअल एक्टिविटी शुरू हो रही है टीनेज में, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है ऑफ हैविंग सर्वाइकल कैंसर इन द लेटर एजेस. विजाइनल डिस्चार्ज, जिसको आम भाषा में ल्यूकोरिया बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज कहते हैं, जनरली कई बार फीमेल्स इग्नोर कर देती हैं. बट अगर बहुत रेकरेंट हमें बार बार विजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है या परसिस्टेंट विजाइनल डिस्चार्ज है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, गेट इट ट्रीटेड, बिकॉज वो एक रिस्क फैक्टर भी है, वो एक सिम्टम भी है सर्वाइकल कैंसर का. राइट. सो अपनी उस वे में अपनी हेल्थ को सही रखना इंपॉर्टेंट है ताकि हम सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को प्रिवेंट कर सकें. आज मेट्रो सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, उसमें सबसे ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ हो रही हैं, तो आगे जाके वो कितना हार्मफुल है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, वो कुछ कुछ कंडीशंस में हमारे को देनी पड़ती हैं एज अ ट्रीटमेंट. जैसे PCOD में कभी हमें प्रेफर करनी पड़ती है. वी डोंट वांट टू गिव इट बिकॉज वी वांट कि जैसे PCOD नेचुरली हील हो. बट कई बारी पेशेंट के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जहाँ पे हमें देनी पड़ती है. राइट. सो बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर हम बहुत कम टाइम के लिए ले रहे हैं, मे बी फॉर 6 months 1 year, इट डजेंट हार्म अस. ठीक है. वो कोई ऐसे नहीं है कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. बट इफ इट इज़ टेकन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब 4 साल 5 साल 7 साल और हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग अ ब्रेक पीरियड इन बिटवीन, देन इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे ब्लड में कुछ चेंजेस करती है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ा सकती है, वेट गेन कराती है. then it can cause certain cancers also, right? So but only if it is taken for a longer time. सो कई बार पेशेंट को ये एप्रीहेंशन होती है कि मुझे बर्थ कंट्रोल पिल नहीं लेना बिकॉज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं. ऐसा नहीं है, माइनर साइड इफेक्ट्स हैं अगर हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं. सो इफ यू हैव टू टेक इट फॉर 2 to 3 months, डोंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग इट, टेक इट, बट पुट अ गैप, टेक इट अगेन, डोंट टेक इट कंटिन्यूसली फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. समटाइम्स बिफोर मैरिजेस विमेंस आर गेटिंग प्रेग्नेंट, तो उस केस में वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो यूज़ करनी सेफ़ है या आगे जाके हमें उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं? सो आईपिल जैसे इसमें 2 चीज़ें हैं. जैसे वन इज़ द लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द अनवांटेड प्रेगनेंसी. उसमें एक तो होता है कि द गर्ल इज़ टेकिंग आईपिल या इमरजेंसी पिल जो होती है, उसके दैट इज़ ओके. ठीक है. बट वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है. डोंट थिंक कि हमने आईपिल ले लिया तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, हम सब चीज़ों से बच गए. कई बारी प्रेगनेंसीज फिर भी हो जाती हैं बिकॉज आईपिल की कुछ हद तक ही सक्सेस रेट है. सो इसको एज अ प्राइमरी मेजर नहीं लेना चाहिए कि हमने ये ले लिया तो हम बच जाएंगे. अनवांटेड प्रेगनेंसीज फिर भी हो सकती हैं. सो अगर आप सेक्शुअली एक्टिव हो बिफोर मैरिज, देन यूज़ अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव, बिकॉज अनवांटेड प्रेगनेंसीज के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी काफ़ी हैं. इन द सेंस कि अगर हमारे को उसको अबॉर्ट करना पड़ता है, देन वी हैव टू टेक सम पिल्स या उसकी क्लीनिंग करवानी पड़ती है. सो जो ये मेडिसिन होती हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. देर आर सर्टन शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स जो एकदम हमें परेशान करते हैं. देर आर सर्टन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स. सो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स में ये होता है कि कई बारी वो हमारे को सूट नहीं करती है, डाइजेस्टिव इश्यूज़ दे रही है, कई बारी मेडिसिन के साथ क्लीनिंग नहीं हो पाती है, एंड हमको फिर आर्टिफिशियली या अंदर से सफाई करनी पड़ती है यूट्रस की, जिसको क्लीनिंग बोला जाता है. सो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो अनवांटेड प्रेगनेंसी इन एनी केस इज़ नॉट ओके फॉर द लाइफ और एंड फॉर द हेल्थ ऑफ अ फीमेल. सो इट शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट. जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं इन मेडिसिन के, वो ऐसा नहीं है कि वो इनफर्टिलिटी करती है, बट एक बार अगर आप ले रहे हो, इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज यू अ प्रॉब्लम लेटर ऑन इन लाइफ. बट अगर हम उसको बार बार ले रहे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड देन वी आर जस्ट अबॉर्टिंग इट विद द पिल्स, इट इज़ अफेक्टिंग अ फीमेल्स बॉडी इन मैनी वेज. द गर्ल्स डोंट अंडरस्टैंड इट, बट आगे जाके उनको फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं बाय टेकिंग दीज मेडिसिन इफ दे आर टेकिंग इट एवरी टाइम. Once it can be taken, but it should not become a routine. So if the woman or a girl is sexually active before marriage or even after marriage also, and she doesn't want the pregnancy, तब भी वो एक unwanted pregnancy है, she should take a good contraceptive. Contraceptives बहुत तरह की हैं. So go to your doctor,
चूज़ करो कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव आपको सूट करेगा. जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स इज़ वन ऑप्शन, कॉपर टी एक अनदर ऑप्शन है, देयर आर सर्टेन इंजेक्शंस, तो वो चीज़ें चूज़ की जा सकती हैं डॉक्टर के साथ बैठ के कि आपकी लाइफस्टाइल को क्या चीज़ सूट करती है. सो चूज़ अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव रादर देन टेकिंग द पिल्स, इमरजेंसी पिल्स एंड MTP पिल्स जो अबॉर्शन वाली पिल्स होती हैं, वो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. सो एट लास्ट आप क्या एडवाइस देना चाहोगे विमेंस को जो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को जस्ट स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं? So, to the entire womanhood as such, first of all, embrace your womanhood. Generally, women they think कि हमारे को बहुत problems होती हैं, this that, family life manage करनी है, अपनी खुद की health manage करनी है. So, but women, you are capable of doing that. बहुत energy है women में. They are capable of doing a lot of things at one time. So multitasking and all. So you should embrace that thing. अगर कोई भी problem है, come forward. Talk to somebody, talk to the doctor, go to your gynecologist and talk to them कि ये particular problem है, and tell them at an early stage rather than ignoring the problem. Sometimes the women have this tendency कि वो अपनी problems को थोड़ा back end पे रखते हैं, they keep the families in front. So उसकी वजह से they keep on suffering in silence. So don't suffer in silence. That is one thing that I would like to tell. Physically also don't suffer. Mentally also don't suffer. The mental disorders, depression, anxiety, वो बहुत बढ़ गया है. In women specifically, men में भी है, but in women also. So don't keep on suffering in silence. Talk to somebody जिनसे आप connect करते हो. Maybe to your doctor, maybe to somebody. Talk to them. Tell about your symptoms. Take the treatment as soon as possible. That is one thing. Secondly, for the women, get जैसे मैंने आपको बताया blood tests, ultrasounds करवाते रहना चाहिए. मतलब मेक इट अ रूटीन कि एटलीस्ट हम 1 या 2 साल में अपनी बॉडी टेस्टिंग करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड्स करा रहे हैं. वी आर सीइंग कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही पहले, रादर देन सम प्रॉब्लम आती है फिर हम जाते हैं टेस्ट कराने. इससे बेटर है कि हम प्रिवेंटिव टेस्ट्स कराएं. प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर कुछ हम ले सकते हैं या डाइट में चेंजेस कर सकते हैं वो पहले से करें. दैट इज़ अनदर थिंग. थर्ड थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशंस जो कुछ डिजीजेस को और कैंसर्स को प्रिवेंट करती हैं. टेक दोज वैक्सीन्स. बचपन में सब अपनी वैक्सीन्स कंप्लीट कर लेते हैं, बट कुछ अडोलेसेंट वैक्सीन्स होती हैं जो यंगर एज में लगती हैं, या जैसे जो गार्डासिल जो सर्वाइकल कैंसर से बचने वाली वैक्सीन होती है वो थोड़ी इस रिप्रोडक्टिव एज में लगती है. सो वो वैक्सीन्स लगवाओ, राइट. एंड अपने आप को उन प्रॉब्लम से प्रिवेंट करो. गेट मैमोग्राफीज डन जब इंडिकेटेड हैं, या आप 40 ईयर्स के अबव हो तो हर साल एक मैमोग्राफी प्लीज़ गेट इट डन. पैप्समियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट जो सर्वाइकल कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है. वो साल में एक बारी 2 या 3 ईयर्स में एक बारी भी करा लो. दैट इज़ इनफ. सो दीज आर प्रिवेंटिव थिंग्स जो आप अपनी लाइफ के लिए करा सकते हो. अदर देन दैट, समबडी हु इज़ गोइंग ऑन द प्रेगनेंसी जर्नी, सो बिफोर यू कंसीव, प्री प्रेगनेंसी एटलीस्ट 3-4 महीने पहले स्टार्ट द फोलिक एसिड मेडिसिन शुरू कर दो, विटामिन डी एंड फोलिक एसिड. मीट योर डॉक्टर वंस, लाइक बिकॉज दे विल सजेस्ट यू द बेस्ट टेस्ट्स फॉर यू जो आप प्रेगनेंसी से पहले करवा सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम्स को हम पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं. वो टेस्ट्स करवाओ. थर्डली, प्रिपेयर योर सेल्फ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बिफोर यू कंसीव. समटाइम्स क्या हो जाता है, प्रेगनेंसीज हो जाती हैं एंड वी आर नॉट इमोशनली रेडी फॉर इट. सो देन वो इमोशनल डिस्कनेक्ट बिटवीन द मदर एंड द बेबी कि मुझे प्रेगनेंसी चाहिए नहीं चाहिए, कैसे करें आगे, फिर वो जब डिस्कनेक्ट होता है तो कोई बारी ट्रीटमेंट्स अच्छे से नहीं हो पाती हैं. सो अगर आपके पास एक टाइम पीरियड है, then prepare yourself physically and emotionally before you actually enter this journey of motherhood. So that is very important, right? And having a particular weight बिफोर कंसीविंग. अगर हम ओवरवेट हैं बिफोर द प्रेगनेंसी, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया, ओबेसिटी भी अब साइलेंटली इट इज़ इंडिया, काफ़ी इंडियंस आर नाउ बिकमिंग ओबीज. सो अगर आप ओवरवेट हो बिफोर कंसीविंग तो हमारी प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली हाई रिस्क जोन में चली गई है. सो कम एट द राइट वेट फॉर योर हाइट बिफोर यू कंसीव. एक सही वेट अगर होगा तो हमारी प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली, एक तो कंसीविंग ईजी हो जाएगी, प्लस द प्रेगनेंसी विल बिकम अ वेरी नाइस जर्नी फॉर अस. So thanks a lot, doctor. Thank you so giving much. the precious time. Yeah. And आपने बहुत ही insightful conversation हमने की, जिसमें से आपने बहुत ही अच्छी बातें की. होप हमारी ऑडियंस को ये बहुत हेल्पफुल होगा कि उनको पता लगा कि एक्चुअल में क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या हमारी डे टू डे रूटीन में हमें क्या अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए. सो थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें इतना टाइम दिया.
Thank you so much for having me and giving this platform to talk about some small things जो अगर audience तक जाती हैं and वो अपनी routine में ये सब चीज़ें कर पाते हैं, so I'll be very happy to see that change happening in the society. ओके सो अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।